हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक नया वीडियो लेके आ गए जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर। ये वीडियो देखने के बाद आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो 100% क्लियर हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, उसको भी हम लोग डिराइव करेंगे। और इसको ऐसे एम लिखना चाहिए, हम गलती से एल लिख दिए थे। म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो आप बोलना चाहे, है ना, जैसा आपको ठीक लगे। और इसमें हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस हालांकि इसको बोलते हैं। इंडक्शन का मतलब वो जो फेनोमेना है जो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाला एपिसोड नंबर 6 आपको देखा हुआ होना चाहिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देख के आए हैं तो मजा नहीं आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। वो 4 था, ये वाला 5 है। एपिसोड नंबर 4 था वो, ये 5 है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहले देखो यार, म्यूचुअल इंडक्शन को पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये फेनोमेना, फिर इसका डेफिनेशन। पहले ही डेफिनेशन लिखवा देंगे तो एकदम गोबर लगेगा ही, पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो पहले इसको समझते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को, और समझना ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको म्यूचुअल इंडक्शन नहीं समझ में आता है ना, तो ये फॉर्मूला भी नहीं समझ में आएगा। जैसे तुमको याद करो, सेल्फ इंडक्शन का लास्ट में डेफिनेशन लिखवाए थे पूरा समझाने के बाद। सेल्फ इंडक्शन पहले पूरा एक्सप्लेन कर दिए थे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, उसके बाद हम उसका डेफिनेशन लिखवाए थे। तो वैसे ही इसको पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद इसका डेफिनेशन के बाद ये फॉर्मूला कैसे आता है। इस फॉर्मूला से बहुत कुछ समझ में आएगा, एकदम फील हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। आओ स्टार्ट करते हैं। तो अभी पहले तुमको हेडिंग लिखना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। हेडिंग वही लिखना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अभी हम लोग बस समझ रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है। तो हेडिंग लिखना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं लिख रहे हैं, इंडक्शन, पूरा फेनोमेना समझाएंगे तुमको अभी। क्या म्यूचुअल इंडक्शन को हम एम लिख सकते हैं? नो। अच्छा, ये आया कैसे भाई, ये कहां से आया, बता रहे। देखो तुमको याद करो यार, पिछले बार बताए थे कि जो हेनरी नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है, उसके पास एक सर्किट था जिसमें उसको बहुत सारा डाउट था कि आखिर इसमें कैसे नया करंट पैदा हो रहा है, ये सब डाउट था उसको। तो वो सेल्फ इंडक्टेंस बताया था। तो ये भी हेनरी ही किया है। ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है ना, इसका भी खोज कौन किया है? हेनरी। अच्छा, तुम याद करो यार, जब सेल्फ इंडक्शन का बात कर रहे थे तो उसमें कितना सर्किट था? जब हम लोग सेल्फ इंडक्शन को डिस्कस कर रहे थे, कितना सर्किट था? एक। हाँ, तो हम लोग अभी म्यूचुअल इंडक्शन को समझने वाले हैं, है ना। म्यूचुअल देखो, तो इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए यार देखना, पहले एक डायग्राम हम बना रहे हैं। अच्छा, तुमको हम दोबारा रिपीट करते हैं कि जो सेल्फ इंडक्शन था, सेल्फ इंडक्शन सुनो यहाँ पर है बाबू, पेन उन बाद में बनाना। सेल्फ इंडक्शन जो था, उसमें सेल्फ इंडक्शन में हम लोग एक सर्किट लिए थे। तुम अगर वीडियो देखी होगी, पिछले देखी हो वीडियो, देखी हो ना, वो बस समझ में नहीं आया, लेकिन देखी तो हो ना। हाँ, तो पीछे वाला जो वीडियो था उसमें एक ही सर्किट ले रहे थे, और एक ही सर्किट में एक चेंजिंग करंट दौड़ रहे थे। उसकी वजह से उसी सर्किट में एक नया करंट पैदा हो रहा था, याद आ रहा है? एक नया करंट उसमें पैदा हो रहा था, ये सब हो रहा था उसमें, है ना, आई डैश जिसको कह रहे थे, इंड्यूस्ड करंट। इसमें क्या होगा ना, 2 सर्किट होगा। इसमें कितना सर्किट होगा? 2 सर्किट। चलो बनाते हैं। यहां पर देखो, ये एक सर्किट, अभी तुमको बनाना नहीं है, अभी सिर्फ तुमको देखना है। ये देखो, ये एक सर्किट है, ठीक है। और इसमें एक हम बैटरी ले लेंगे, दिस इज अ बैटरी। और ये बैटरी में हम लगाएंगे एक रियोस्टैट। रियोस्टैट समझती हो ना? अच्छा, बहुत जगह ना किताब में से लिखा रहता है चेंजिंग करंट फ्लोज इन द सर्किट। ट्यूशन में सब स्टूडेंट लोग यही पूछता है, सर बस हमको ये बता दीजिए कि इसमें चेंजिंग करंट आएगा कैसे। इसमें तो आप डीसी सोर्स लगाए हैं, और डीसी सोर्स यानी कि जो बैटरी है, अगर वो 5 एम्पियर दे रहा है तो जीवन भर 5 ही देते रहेगा। तो इस करंट को आप चेंज कैसे करिएगा? तो हम उन लोगों को बोलते हैं, देखो यहाँ पर एक रियोस्टैट लगाएंगे हम। रियोस्टैट वो होता है जिससे रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं। रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो ये सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस को घटा देंगे तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है ना मेरी बात की? डाउट है बताओ? ठीक है, तो ये, हाँ बोलो, कहो। हाँ, अगर ये वायर को हम स्ट्रेट कर देंगे, जैसे ये जो हम कॉइलिंग ऐसे किए हैं, अगर इसको हम स्ट्रेट कर देंगे तो स्ट्रेट करने से क्या होगा, इससे एक भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। जैसे यहां पर देखो, ये करंट अगर फ्लो करेगा ना, इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा? और मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही, इसके थ्रू फ्लक्स कब बनेगा? जब यहां पर ये कॉइल गोल होगा, तब इससे पास करेगा फील्ड लाइन काटते हुए इसको। अब ये वायर को अगर हम सीधा कर देंगे तो किसको काटेगा? फील्ड लाइन। देखो, फील्ड लाइन इससे पास करता है ना, इसको काटते हुए। अब इसको हम सीधा कर दिए, स्ट्रेट कर दिए, ये जो गोल गोल है उसको सीधा कर दिए, तो क्या उससे एक भी फील्ड लाइन कट करेगा? उसको कट नहीं ना करेगा, वो तो बस टच करके गुजर जाएगा, स्ट्रेट लाइन चल जाएगा। नहीं समझी? तो इसलिए कॉइल्स गोल होना चाहिए, कभी भी इसका लेंथ के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अच्छा, इस कॉइल को हम एक नाम देंगे नया, प्राइमरी कॉइल। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में सबसे गौर फरमाने वाला बात क्या है कि इसमें एक हम जो रेजिस्टेंस लिए हैं, वो रेजिस्टेंस कैसा है? चेंज, मतलब रियोस्टैट लिए हैं, और वो रियोस्टैट क्या करेगा? इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको रेगुलरली चेंज करेगा। चेंज का मतलब उस करंट को वो बढ़ा भी सकता है और
दोनों चीज हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग दो केस यानी डिस्कस करेंगे, एक इस करंट को बढ़ा के देखेंगे और दूसरा घटा के देखेंगे। यहां तक तो मामला ठीक था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो सुनो, ये सर्किट ठीक ठाक था भैया यहाँ ये। अच्छा ये सर्किट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? सेल्फ इंडक्शन के लिए। बताया था ना पिछले क्लास, अगर ये चेंज होगा तो अगर ये बढ़ेगा तो इसको घटाने के लिए यहाँ करंट नया पैदा होगा, यहाँ बैटरी बनेगा और वो पैदा हुआ वो करंट इसको क्या करेगा? घटाएगा। याद आ रहा है ये सब? हाँ, तो ये एक ही सर्किट में हो रहा था। बट अभी म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब कि दो कम से कम, म्यूचुअल मतलब कम से कम दो, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फ्रेंड सुनी हो ना, तो अगर एक इकलौता आदमी रहेगा तो उसको म्यूचुअल बोलोगी, बकलो लेके कम से कम दो लो, बाकी बढ़ाना जितना है उतना बढ़ा लो, लेकिन कम से कम यार दो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखना अभी ध्यान से, जो हुआ पहले हुआ नहीं आज। देखो ये दूसरा सर्किट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे गैल्वेनोमीटर। इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें गैल्वेनोमीटर बस है। गैल्वेनोमीटर का लगाने का मकसद क्या है? देखो हुआ क्या ना कि जो हेनरी था, सुनो, हेनरी जो था एक सर्किट लिया और दूसरा सर्किट को उसको जस्ट बगल में रखा, और ये दूसरा वाला सर्किट में वो कुछ नहीं लगाया, ऐसे खाली सर्किट, कुछ भी नहीं, कोई बैटरी नहीं, कुछ भी करंट का सोर्स नहीं, खाली ऐसे ही सर्किट। हेनरी आया मस्त चाय पीते पीते और बोला कि ये सर्किट है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें तो कहाँ, इसमें करंट आ जाएगा? अरे भाई ये दोनों वायर कांटेक्ट में रहेगा तब ना इसके थ्रू यहाँ करंट आएगा, शॉर्ट सर्किट कुछ भी होगा क्या? ये दोनों कहीं कांटेक्ट में, इतना बड़ा गैप है दोनों में, कोई कांटेक्ट दिख रहा है? सवाल ही नहीं बनता है कोई कांटेक्ट का। गया वो चाय पीते पीते ये सर्किट को पकड़ा, सोचा उठा के उधर ले जाते हैं, जैसे छुआ उसको करंट लगा धट से एकदम। भाई साहब हैरान हो गया, कह रहे यार इसमें करंट कैसे आ सकता है? किसमें किसमें? ये वाले में, आखिर उसमें करंट आ कैसे सकता है? बहुत वो शॉकिंग हो गया। बाल कटवाना होगा। हाँ, तो उसको क्या शॉकिंग हुआ? करंट सेकंड वाले में कैसा है कि उसको बहुत जोर झटका लगा, लेकिन उसको अभी भी डाउट था कि क्या पता ये करंट नहीं कुछ और होगा। तो वो क्या किया कि यहां पर क्या लगा दिया? एक गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर का सुई ऐसे भटक गया। अच्छा सुनो यार, ये मत सोचो कि तुम सर्किट लोगी, तुम ऐसा घर में मत करना। एक सर्किट लेके आ गई, उसके बगल में दूसरा सर्किट लग दी। अच्छा ये वायर क्लोज है सब तरफ से, और तुम सोचोगी दूसरे वाले वायर में करंट आ जाएगा, तुम्हारे वाले में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पर एक रियोस्टैट चाहिए ना, रियोस्टैट जो कि रेजिस्टेंस को क्या करेगा? बार बार चेंज करेगा, तब ये करंट चेंज होगा। ये करंट जैसे चेंज हो रहा है ना, सुनना मेरी बात ये ध्यान से, जब ये करंट चेंज हो रहा है तभी इसमें एक नया करंट पैदा हो रहा है, और इसमें क्या दिख रहा है? डिफ्लेक्शन। मान लो ये करंट कांस्टेंट है, देखना ये बात पहले समझ लो, फिर आगे भी हम बताएंगे डिटेल में क्यों आखिर इसमें करंट आया, वो सब बताएंगे। मान लो ये करंट क्या है? कांस्टेंट। क्या हो गया? ये करंट क्या है? कांस्टेंट। तो अगर ये करंट कांस्टेंट है तो ये गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, नो डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर इस करंट को हम चेंज करेंगे, क्या कर देंगे? चेंज करेंगे, तो इसमें क्या आने लगेगा? डिफ्लेक्शन। या तो गैल्वेनोमीटर इधर भटक जाएगा या तो उधर भटक जाएगा। तो अभी मान के चलते ऐसे भटक गया, ठीक है। अब हुआ क्यों ये? अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। अब सेकेंडरी बोलने का रीजन थोड़ा देर में समझ में आएगा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। अच्छा तुम एक चीज पे ध्यान दे रही हो, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखे हैं और ये वाले में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखे हैं। इसके बारे बाद में समझ में आएगा कि क्यों आखिर एक कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, में कम। अभी तो हम इसलिए ज्यादा कम रखें ताकि तुमको ये समझा पाए, ताकि ये तुमको समझिए सेकेंडरी या प्राइमरी डिफरेंस पता करने के लिए। लेकिन आगे चल के तुमको बताएंगे हम। अच्छा इसमें ज्यादा फ्लक्स बनेगा कि नहीं बताओ? इसके मुकाबले इस वाले से अगर 1 2 3 4 5 6 फील्ड 6 फ्लक्स बनेगा, 6 वेबर, तो इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे एकदम सही बना है मतलब 12 वेबर, समझी? तो यानी कि इससे डबल फ्लक्स बनेगा इसके मुकाबले। खैर वो तो बात का बात है, लेकिन हम तुमको ये बताना चाहते हैं कि ऐसे गोल बनाने का मतलब अलग होता है। ज्यादा टर्न्स इसमें लिए, इसमें कम लिए, तुम उल्टा भी कर सकती हो, इसमें ज्यादा ले लो इसमें कम ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे तुमको समझ में आएगा कि ये फेनोमेना को हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ यूज कहाँ करते हैं, और ये फेनोमेना का जो प्रैक्टिकल यूज होता है ना, उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जो तुम्हारे घर में अगल बगल सब जगह तुमको दूर दूर में दिखता होगा ट्रांसफार्मर होता है ना, तो उसमें यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। किसको? म्यूचुअल इंडक्शन को। तो अगर तुम म्यूचुअल इंडक्शन आज नहीं समझती हो तो तुमको ट्रांसफार्मर जो टॉपिक है वो भी समझ में नहीं आएगा। इसके बाद ट्रांसफार्मर पढ़ना है, घंटा कुछ समझिए, इसके बाद नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम बस ऐसे म्यूचुअल इंडक्शन बोल के निकल जाएंगे, और तुम अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं। तो अब इसका डाउट क्या है हेनरी का? डाउट क्या है हेनरी का कि आखिर इसमें करंट आया कैसे? अच्छा इसमें वो करंट को क्या कर रहा था? चेंज कर रहा था। चेंज का मतलब दो बात होता था, या तो इंक्रीज या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। चलो अब हम लोग दो केस लेंगे और जल्दी से समझते हैं कि आखिर इस करंट को चेंज करने से इसमें करंट कैसे आ गया। अच्छा ये दोनों कांटेक्ट में किसी तरह आ सकता है, कुछ भी रिलेशन। अच्छा देखो यार, देखो एक सच बात बताए तो कुछ तो रिलेशन होगा दोनों में यार, तब ना ये इससे इफेक्ट हो रहा है।
जब हेनरी इसको हटा दे रहा है ना तो ये इसमें करंट बंद हो जा रहा है, कुछ तो रिलेशन होगा ना। अच्छा वो बात तुमको क्लियर होना चाहिए कि अगर इसका करंट कांस्टेंट है तो इसमें कोई भी करंट नहीं आएगा, वो क्लियर होना चाहिए। क्यों नहीं आएगा बताया जाएगा, फैराडेज लॉ। अच्छा यहां पर फैराडेज लॉ भी लगेगा, ये बात भी क्लियर होना चाहिए। फैराडेज लॉ फिर से यहां लगेगा, जो भी बात चलेगा सारा किसके ऊपर चलेगा, फैराडेज लॉ। अगर फैराडेज लॉ नहीं आता तो बहुत दिक्कत, ठीक है। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे, क्या बोल रही हो बोलो, फरमाओ क्या बोल रही हो, कुछ बोल रही हो, कुछ बोलना है। हाँ फैराडे का 3 लॉ कहां, 2 होता है, ठीक है चलो छोड़ो सब। तो तुम समझ गए मुद्दा क्या है यहां पर, क्या रिलेशन होगा इसमें ये सोचना है हमको, इन दोनों में आखिर क्या रिश्ता है। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है, देखो बिल्कुल सही बात। देखो यहां पर ये करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट ऐसे आ रहा है, तो मान लो कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अच्छा तुमको दिख रहा है ये सोलिनॉइड, अरे ये सोलिनॉइड होता है ना, पिछले ही बार बताए थे। तो मान लो कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकला, मान लेते हैं ऐसे निकल गया, तो इसमें ऐसे घुसेगा और ऐसे करे। अरे यार तुमको एक चीज याद होगा कि इससे जब फील्ड निकलता है, तुम लोग को ये चीज बताए थे हम कि सोलिनॉइड के जस्ट बाहर में फील्ड जीरो होता है, जस्ट बाहर में जीरो होता है, उसके थोड़ा थोड़ा दूर में फील्ड लाइन होता है। तो ये सोलिनॉइड है, इंडक्टर इज नथिंग बट अ सोलिनॉइड। तो इससे दूर जाओगे तो फील्ड लाइन रहेगा ना, फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेगा। यहां पर से भी ऐसे ऐसे होगा, यहां से भी ऐसे ऐसे रहेगा, तो इसका फील्ड लाइन यहां तक पहुंच रहा है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वही इन दोनों के बीच में क्या एस्टेब्लिश कर रहा है, रिलेशनशिप। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, ये करंट का चेंज होना। तो ये रिलेशन जो इसमें करंट पैदा हो रहा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के ही कारण पैदा हो रहा है, लेकिन क्यों आखिर उसके बारे में अभी बताएंगे। पहले ये डायग्राम बना लो बढ़िया तरीके से, ठीक है चलो इसको बनाओ जल्दी से। हाँ ये फील्ड लाइंस भी बना लेना, नहीं अगर तुम चाहो तो फील्ड लाइन मत बनाओ, गंदा कर देगा वो, ठीक है फील्ड लाइन मत बनाओ, बस तुम ये डायग्राम बना लो और ये चीज लिख लो करंट चेंज होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, है ना, हैशटैग डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड इन गैल्वेनोमीटर। अभी बस ये डायग्राम बनाना, फिर इसका 2 केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड इन गैल्वेनोमीटर, किसमें, लेकिन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर लगाया उसमें डिफ्लेक्शन दिखा। अच्छा गैल्वेनोमीटर क्यों लगाए हैं, ताकि इस बात को हम कंफर्म कर दें कि इसमें करंट ही है और कुछ नहीं है, करंट ही है इसमें, ठीक है चलो इसको लिखो जल्दी। देखो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग समझेंगे इस बात को। अभी तो तुमको बस हम थोड़ा सा समझा दिए कि एक्चुअली में क्या है उसको ऑब्जर्व हुआ हेनरी को एग्जैक्टली। अच्छा तुम इसके अंदर पढ़ रही हो म्यूचुअल इंडक्शन, याद करो उसमें पढ़ी थी सेल्फ इंडक्शन, तो उससे रिलेटेड पढ़ी थी टर्म सेल्फ इंडक्टेंस। वैसे ही यहां पढ़ रही हो म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन तो उससे रिलेटेड पढ़ोगी म्यूचुअल इंडक्टेंस, वही पढ़ोगी ना, ठीक है। अच्छा उस सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट चलो तुम बताओ, है सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट पूछ रहे, सिंबल नहीं भगलोल, पूछ रहे एसआई यूनिट बता रही है, सिंबल एल होता है, सिंबल बता रही है हमको, एसआई यूनिट बताओ। है हेन, क्या हेन, मुर्गी, तुम बताओ। हेनरी होता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी हेनरी होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी हेनरी होता है। तो पहली बार क्या बोल रही हो, किसका, हाँ वो सब छोड़ो ना, मेन जो एसआई यूनिट जो दिया गया है हेनरी, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी हेनरी, क्योंकि दोनों हेनरी ही डिस्कवर किया है, ये सबसे सोचने वाला बात। चलो हम लगाते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट देखना, फर्स्ट पॉइंट कहने का हाँ मतलब फर्स्ट पॉइंट मतलब वही केस, फर्स्ट पॉइंट बोलो या फिर ऐसा बोलो केस बोल लो, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 1 में हम लोग उस करंट को इंक्रीज करेंगे, किसमें, प्राइमरी कॉइल वाला करंट को। तो हम लोग पहले जो प्राइमरी कॉइल में करंट है उसको आईपी लिख ले, प्राइमरी कॉइल करंट आईपी, व्हाट इज आईपी, करंट इन प्राइमरी कॉइल, उसको हम लोग मान लिया इंक्रीजिंग। तो क्या होगा भाई उससे, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ना पहले डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम थोड़ा जो हम बनाएंगे उसमें सोलिनॉइड को इन्वॉल्व करेंगे। व्हाट इज दिस बैटरी, हाँ बैटरी इज नथिंग बट अ सेल, वाह। और ये क्या है, वायर। अब बहुत लोग इसमें सवाल उठा देगा, सर ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, भाई वही है, बस बीच में कुछ नहीं था उसमें डाल दिए इसको। बोलोगे सर ये क्यों डाले हैं, ताकि तुमको थोड़ा आसान लैंग्वेज में हम समझा पाएं और इजी समझ में आएगा इससे। तुम चाहो तो सिर्फ यहाँ पर कॉइल भी बना सकती हो, वायर ऐसे आएगा, कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ रियोस्टैट में। रियोस्टैट बहुत जरूरी है, क्योंकि रियोस्टैट रहेगा तब ना ये करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है उसको चेंज करोगी, ठीक है। तो ये करंट चेंजिंग कैसे हुआ, इंक्रीज, बहुत लोग पूछते हैं सर ये कैसे हुआ, हमको ये बताइए
यूट्यूब में भी शायद कहीं नहीं किसी को बताया कैसे आखिर ये इंक्रीजिंग हुआ। उसका कारण है यार यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये जो है रियोस्टेट से उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण ये करंट इंक्रीज कर रहा है। अभी हम लोग रेजिस्टेंस को क्या किए होंगे, कम किए होंगे, तब ये करंट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। ठीक है, रियोस्टेट के थ्रू कर रहे हैं। चलो अभी देखना यहाँ पर ध्यान से, हम दूसरा यहाँ पर क्या लेंगे बताओ, सेकेंडरी। सेकेंडरी वाले को चलो थोड़ा सा हम लोग ये ऐसा बना लेते हैं, थोड़ा लंबा बना लेते हैं। और क्या इसमें कोई हम लोग बैटरी लगाएंगे, ना भाई बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक रहेगा गैल्वेनोमीटर, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं सर्किट को ताकि पॉइंट्स लिख पाए। गैल्वेनोमीटर जिसमें सुई ऐसे डिफ्लेक्टेड है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या लेंगे, वायर, मतलब इसमें भी टर्न्स रहेगा। हम तोड़ चले, ऐसा होगा, ठीक है। और करंट इसमें ऐसे जा रहा है, आईपी इधर ऐसे आईपी आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ यार, यहाँ पर मान लो करंट ऐसे है, देखो अब यहाँ पर तुम लोग बनाओ मत, देखो यहाँ पर ये ऐसे आया तो ऐसे करंट गया होगा, आईपी ऐसे ऐसे गया होगा करंट। व्हाट इज दिस करंट, ठीक है। अब ये करंट का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग। क्या ये तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो यानी कि अब तुम बताओ कि यहाँ पर कौन सा पोल होगा। यहाँ पर देखो अंगूठा ऐसे रखोगी, 4 उंगली ऐसे कर्ल करोगी, करंट की दिशा में अंगूठा रख के 4 उंगली ऐसे कर्ल करो, ठीक है। या फिर तुम चाहो दूसरा तरीका और भी कर सकती हो। हाँ देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ये करंट का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी इंक्रीजिंग। तुम चाहो तो 2 तरीके से, यहाँ पर हम क्या तुमसे पूछ रहे हैं पता है ना, कि यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा। भाई इसमें पोल बनता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अगर तुम चाहो तो 2 रूल यूज कर सकती हो, या तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल के देख लो, या तो तुम ये देख लो कि यहाँ पर करंट, हाँ देख लेना बता रहे, यहाँ पर अंगूठा ऐसे 4 उंगली वहां कर्ल करो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो अंगूठा ऐसे रखे करंट की दिशा में, 4 उंगली ऐसे कर्ल किए तो 4 उंगली नीचे जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा नीचे बनेगा। भाई देखो एक्चुअली में तो ऐसे कर्ल होगा, मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल होगा, ठीक है। तो यानी कि यहां पर कौन सा पोल होगा, साउथ होगा, तब ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है यहाँ पर और यहाँ निकल रहा है। फिर से देखो बता दिया, तो दूसरा देखो यार, ऐसे अंगूठा रखी 4 उंगली कर्ल की, अब यहां रख के देख लो यार, यहां ऐसे रखो, यहां देखो ऐसे अंगूठा रखी 4 उंगली कर्ल की, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है, तो निकल रहा है तो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड घुसते हुए नहीं दिख रहा है, तो कौन सा होगा, साउथ, ठीक है। वैसे नहीं देखना है, अभी तुम रूल लगा के देखो यहाँ पर। अच्छा दूसरा एक और तरीका ये है, ये मैग्नेटिक एक और तरीका बताया था ना इसमें, एक और तरीका क्या है कि 4 उंगली को कर्ल करो करंट की दिशा में, 4 उंगली को कर्ल करो करंट की दिशा में, जिस तरफ अंगूठा जाए उस तरफ नॉर्थ पोल, और जिस तरफ अंगूठा ना जाए उस तरफ साउथ पोल। ये कौन सा है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका है। और जिस तरफ अंगूठा जाए उस तरफ नॉर्थ पोल, और 4 उंगली को कर्ल करना है किसके दिशा में, करंट की दिशा में। करंट ऐसे है, कर्ल की, अंगूठा कहां गया, नीचे, अंगूठा कहां गया, नीचे, तो नीचे जा रहा है, यानी कि कौन सा पोल होगा, और जिधर नहीं जा रहा है उधर कौन सा होगा। क्लियर एकदम, ये बहुत पहले बताया गया, चैप्टर 4 में बताया गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगा और कहां घुसेगा, इसमें घुसते हुए वैसे जाएगा। मतलब यार देखो यार, ऐसा नहीं कि सारा फील्ड लाइन जाएगा, ऐसा नहीं कि सारा फील्ड लाइन इसी से चल जाएगा, कुछ तो जाएगा ना, कुछ तो जाएगा इससे। तो यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इस वाले सेकेंडरी कॉइल से क्या हो जा रहा है, लिंक हो जा रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है ना, फील्ड लाइंस, इसका नेचर कैसा है, चेंजिंग। ये करंट चेंजिंग है तो इसलिए इसको जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी बनेगा वो भी कैसा होगा, चेंजिंग मतलब इंक्रीजिंग। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, क्या मतलब इंक्रीज होने का, कि कभी इससे 4 फील्ड पास करेगा, कभी इससे 10 फील्ड पास करेगा, इंक्रीज कर रहा है ना, 5 6 7 8 9 10 फील्ड लाइन बढ़ते जाएगा। क्या ऐसा होना चाहिए, फिजिक्स का जो नियम है कि एनर्जी कंजर्व होता है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। ए बकलोल क्या कर रही है, यहां देख, बकलोल आदमी कहानी सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो 4 फील्ड पहले पास कर रहा है, कुछ देर बाद 10 फील्ड पास करेगा, जो कि फिजिक्स का नियम जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको वायलेट कर देगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इन फील्ड लाइंस को जो इसमें ज्यादा बढ़ रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अच्छा ये फील्ड लाइंस किस तरफ जा रहा है यार, ऐसे जा रहा है ना, तो अगर इसको कैंसल करते हुए एक ऐसे बना दे फील्ड, इसके उल्टा दिशा में, तो कैंसल आउट हो जाएगा ना। आई रिपीट, देखो ये फील्ड लाइन जो ऐसे जा रहा है, इसको कैंसल करने के लिए ऐसे फील्ड बना दे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला कैंसल हो जाएगा,
अगर कोई इधर फील्ड बन गया तब उल्टे दिशा में, और वो उल्टे दिशा वाला फील्ड कौन पैदा करेगा, यहां एक नया इंड्यूस करंट पैदा होकर के, समझ आया। तो इस कॉइल में एक नया करंट पैदा होगा ताकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, उसको कैंसिल करके जितना है उतना ही कर दे। मान लो कि पहले ये मैग्नेटिक फील्ड था 5 टेस्ला, अब बढ़ के हो जा रहा है 10 टेस्ला, फिर कितना हो गया 15 टेस्ला। तो इसमें हम कितना माइनस करें कि ये वापस 5 टेस्ला हो जाए, कितना माइनस करें, मतलब अभी 15 हो गया ना, तो कितना माइनस करें कि 5 हो जाए, 10 माइनस करेंगे। और वो 10 माइनस करने के लिए ऐसे बनाएंगे फील्ड या फिर उसके सपोर्ट में, भाई उल्टा बनाना पड़ेगा ना, और वो उल्टा फील्ड कौन बनाएगा, ये वाला। अच्छा ये क्यों बनाएगा भाई, क्यों बनाएगा ये, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है प्राइमरी का, वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का क्या कर रहा है, खाली इसमें इंक्रीज कर रहा है, इसको डिस्टर्ब कर दे रहा है ना। तो बोलेगा अरे मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कैसे हो सकता है, मेरे में तो एक भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। अच्छा इसका जो फ्लक्स होगा जी, फ्लक्स ऑफ, देखो क्या लिख रहे हैं हम, समझना, φs मतलब फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी। क्या पहले कोई सेकेंडरी में फ्लक्स था भाई, इससे पहले फील्ड जीरो था ना, लेकिन अब तो फील्ड है, वो प्रॉब्लम नहीं है, फील्ड होने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फ्लक्स कैसा है, ये दिक्कत है यार। अरे भाई देखो, ये सेकेंडरी वाला बोलेगा कि ठीक है आपको जितना भी अपना फील्ड मेरे से करवाना है पास, करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करवाइए जितना फील्ड पास करवाना है, लेकिन फील्ड बढ़ता हुआ नहीं होना चाहिए। 5 टेस्ला है तो जीवन भर 5 टेस्ला होना चाहिए, ये नहीं कि 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर देगा। समझ आया हम क्या बोल रहे हैं, पक्का, ठीक। तो इसका जो सेकेंडरी का जो फ्लक्स था, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, बढ़ रहा है, हाँ परपेंडिकुलर पासिंग बढ़ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और ये फ्लक्स जो इंक्रीजिंग है उसको घटाने के लिए यहां एक बैटरी पैदा होगा, तो यानी कि यहां पर एक ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस। ईएमएफ इंड्यूस किसमें होगा, ईएमएफ इंड्यूस इसमें होगा या इसमें होगा, सेकेंडरी में होगा 100%। तो ये ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, क्यों होगा, क्यों होगा, और यहां पर एक नया करंट बनेगा IS। व्हाट इज IS, व्हाट इज IS, इंड्यूस्ड करंट। लगता है कोई बाहर खड़ा था भाई साहब, वो भी अंदर आ जा रहा है पढ़ने के लिए एक्साइटमेंट में। ये समझ में आया, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये इंड्यूस्ड करंट का दिशा किधर होगा, अरे चुटकियों में बता दोगी यार। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है ना, क्या ये इंड्यूस्ड करंट क्लॉक होगा, क्या ये इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉक होगा, नहीं बता सकती हो, नहीं बता सकती हो। उसके लिए तुमको ये बताना पहले सोचना होगा कि ये करंट ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अभी ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इंक्रीजिंग, तो इस करंट का जो दिशा ऐसा बनाएगा कि वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि इस वाले करंट मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, डिक्रीज। यानी कि इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो नीचे होगा कि ऊपर होगा, बताओ, नीचे होगा। अब नीचे होने का मतलब यहां पर ऐसे निकलना वाला, यानी यहां कौन सा पोल होगा, बोलो, निकलने वाला ना, यहां से निकालना है फील्ड, निकालना है नॉर्थ, और यहां पर साउथ, यानी कि यहां से नॉर्थ से ऐसे निकलेगा फील्ड ऐसे, और कहां घुसेगा, ऐसा फील्ड लाइन होगा इसका, ठीक है। और देखो ना यार, अपोजिट नहीं हो रहा, तुम ठीक से देख लो, अगर डाउट हो रहा है देख लो, देखो इसका फील्ड ऐसे है, ये भाई साहब का फील्ड ऐसे जा रहा है, और ये भाई साहब का ऊपर कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि ये वाला जो फील्ड बन रहा है, ये वाला, ये किसको कैंसिल कर दे रहा है, जो फील्ड ऐसे जा रहा है, देखो ई समझी। अरे ये सीधे को तो समझाने, ये सीधा ऐसा होता है क्या, क्या ऐसा होता है, नहीं, तो समझाने के लिए बताए हैं कि ऐसे जा रहा है भैया, ये तो डायरेक्शन दिखाए हैं कि ये वाला जो है उसका फील्ड ऐसे जा रहा है, समझिए, और ये जाएगा कहाँ, यहाँ। वैसे ही इसका जो फील्ड ऐसे जा रहा है, कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, लेकिन किसको कैंसिल करते हुए, इसके अपोजिट वाला को। बाबू आंख भी नहीं मिलना, यहाँ देखना है, ये तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर है ये मेरी बात। तो यानी कि अभी, अच्छा तो करंट कैसा दौड़ोगे इसमें, यहाँ नॉर्थ चाहिए, यहाँ साउथ चाहिए, तो करंट कैसा चाहिए बताओ, करंट सोचना पड़ेगा इसमें कैसा होगा। देखो बता रहे, यहां पर ऐसे अंगूठा रखोगी, तब ऐसे करोगी, तब ये नॉर्थ पोल ऐसे आएगा। रिपीट करें फिर, देखो 4 उंगली को कर्ल करो करंट की दिशा में, कर्ल की, मान लो करंट ऐसे होता तो अंगूठा कहां आ रहा है, क्लियर है। यानी कि इसमें करंट कैसा होना चाहिए, ऐसा, क्लॉक एंटी क्लॉक छोड़ो, IS, क्लियर है। और ये कैसा डायरेक्शन है इसका, यहां पर से देखा जाए तो अगर
देखो डायरेक्शन ऐसे तुमसे कभी भी इसमें नहीं पूछेगा, डायरेक्शन हमेशा लेंस लॉ वाला जो सवाल रहेगा उसमें आएगा। अभी यहाँ पर ऐसा क्यों बनाए, वो करंट क्लियर है। अब देखो जब ये ऐसे आएगा यहाँ पर ऐसे घूमते घूमते, तो यहाँ पर कुछ ऐसा जाएगा जी, फिर यहाँ पर ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे जा करके पीछे से, देखो हम बता दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं कर रहे। देखो ये ऐसे आएगा, ऐसे होगा, सोच लो, देखो देख लो मेरा हाथ, ऐसे निकल रहा है, ऐसे घुस रहा है, ठीक है, और फिर यहां से ऐसे निकलते हुए, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, अभी तुमको ये क्लियर है। बहुत लोग बोलता है कि बहुत लोग भगलोल लोग एकदम भिखारी जिसको कुछ नहीं आता है, बोलेगा सर आप कह रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग है और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए वो डिक्रीज होना चाहिए, इसको आप कह रहे हैं ऐसा, फिर सर आप यहाँ पर साउथ नॉर्थ बनाए सर, यहाँ भी सर साउथ नॉर्थ बना दिए, ये तो लग रहा है सपोर्ट हो रहा है, भकलोले एकदम। अब तुम ये सोचो यहाँ अगर हम साउथ बना दे, मान लो अगर साउथ बना दे, तो इसका जो फील्ड बन रहा है वो ऐसे घुसते हुआ होगा। हाँ अरे भाई अगर साउथ बना दे तो ऐसे घुसता हुआ नहीं होगा फील्ड, किसका, ये वाले का, और इस वाले का भी फील्ड घुसता हुआ तो ऐड हो जाएगा ना। अरे उसमें काहे तुम जा रही हो कि यहाँ पर कौन सा पोल बना रहे हैं, तुम उस पर ध्यान दो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसका फील्ड किधर जा रहा है, ये वाले का ऊपर, और ये वाले का कहाँ भेजना है हमको, नीचे। तो अगर नीचे भेजना है तो यहाँ पर कौन सा पोल होना चाहिए, नॉर्थ। समझ में आया कि ऊपर से गया। अभी इसको हम लिखवाएंगे भी एक लाइन, ठीक है। तो यानी कि अगर तुम पिक्चर क्लियरली देखो तो ये वाले का फील्ड ऐसे जा रहा है इस वाले का, और ये भाई का फील्ड कहाँ आ रहा है, नीचे, दोनों कैंसिल हो रहा है, और नेट रिजल्ट कितना दे रहा है, जितना था उतना ही, मतलब वापस कितना हो जाएगा 5 टेस्ला, बढ़ने नहीं देगा उसको। तो ये सेकेंडरी में क्यों हुआ, समझ में आया, सेकेंडरी में क्यों हुआ, जब करंट टू सेकेंडरी में क्यों आया, कारण उसका, ताकि ये जो फील्ड बढ़ता हुआ है उसको हम घटा दे। समझ में आया। तो अभी इसको लिखेंगे पूरा थ्योरी इसका, क्या हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या, तुमको नहीं आ रहा समझ में। पोल को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यहां पर जैसे साउथ नॉर्थ है, पोल को तब चेंज करना है ना बाबू जब इसका नेचर देखना होगा। मान लो कि ये डिक्रीजिंग होता तब तो इसको सपोर्ट करना रहता, सपोर्ट करने के लिए इसका फील्ड ऐसे जा रहा है, तो हमको भी फील्ड कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसा। तो ऐसा फील्ड बनाने के लिए यहाँ क्या लेना पड़ेगा, तब इसका भी वैसे और इसका भी वैसे, दोनों ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये इंक्रीजिंग है ना, तो इसको हमको डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर कौन सा पोल होना चाहिए, तब ना इसका ऐसे घुसेगा, उसका ऐसे जा रहा है उधर, कैंसिल होगा तो रिजल्ट जीरो। नहीं समझ में आया, पक्का आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, तुमको नहीं आ रहा है, आ गया। तो इसको हम लोग थ्योरी में लिखेंगे तब समझ में आएगा, पहले ये लिख लो, ठीक है। देख रही हो फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी, उसके वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी में। क्यों इंड्यूस हो रहा है, क्यों, हाँ बोलो, हाँ कब तक, जब तक ये बी क्या करते रहे, इंक्रीज। और ये बी कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक करंट इंक्रीज करेगा। और ये करंट कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक तुम इसको एडजस्ट करते रहोगी, ठीक है। चलो बनाओ इसको। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लगातार रहेगा जब तक तुम उसको चेंज करते रहोगी। देखो अब चलो यहां देखना, पहला पॉइंट, सर्वप्रथम पॉइंट, द करंट इन लिखते जाओ साथ में, और ये समझ में आना चाहिए यार, जो वर्ड्स पे ध्यान दीजिए वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। द करंट इन प्राइमरी कॉइल इंक्रीजेस so the magnetic field करंट इन प्राइमरी कॉइल को क्या हम लोग कह रहे हैं, आई है बाबू, चुप, मुंह तोड़ देंगे मार के एकदम। आईपी इंक्रीज कर रहा है, सो दी मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी क्या करेगा, बोलो इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है जी, उसका प्राइमरी का बीपी है ना, ब्लड प्रेशर, तो वो भी इंक्रीज कर रहा है प्राइमरी वाले में। एंड दिस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरा पॉइंट में लिखना है, एंड दिस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस इंक्रीजिंग बी प्राइमरी makes the flux linked with secondary, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी को क्या कहेंगे हम लोग, बोलो। फ्लक्स लिंक्ड विद जो सेकेंडरी है, दूसरा मेरा मार्कर कहाँ गया यार, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी, हाँ उसको क्या बोलेंगे, फाई एस। सेकेंडरी का जो फ्लक्स है फाई एस, क्या करेगा बताओ, तुम बताओ। ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, तो हाँ फ्लक्स भी इंक्रीज, एग्जैक्टली इंक्रीजेस, ये भी इंक्रीज करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। तो अब इसके वजह से क्या होगा भाई, अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसके वजह से क्या होगा, इसमें ईएमएफ जनरेट होगा और इसमें एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा सेकेंडरी वाले में,
और वो करंट ऐसा पैदा होगा कि जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिक्रीज कर पाए। वो करंट पैदा क्यों होगा? ताकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सके। क्या बताएं? तो देखो ये जो करंट है सेकेंडरी वाले का, ये सेकेंडरी वाले का करंट ऐसे बना जिसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना, और ये वाले भाई का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना, तो इसका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड और ये वाले का ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, तो कैंसिल होगा दोनों। कैंसिल समझती नहीं हो यार? कैंसिल नहीं समझती हो लगता है। देखो हम बता रहे कैंसिल का मतलब, जैसे मान लो कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने का मतलब समझती हो कि बढ़ गया उसका वैल्यू, यही सोचती हो ना? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू बढ़ गया, यही सोचती हो ना? भगलोल हो ऐसा सोचती हो तो, एकदम गवार हो। नहीं सुनो, बढ़ने का मतलब और बढ़ते बढ़ते जाने का मतलब अलग अलग है। बढ़ने का मतलब ये है, बढ़ते जाने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन 5 टेस्ला था पहले, फिर बढ़ के कितना हो रहा है 10। तो ये भाई क्या करेगा, कौन? सेकेंडरी वाला एक ऐसा फील्ड बनाएगा जो कि -5 टेस्ला का होगा, और इसको वापस कितना कर देगा 5 टेस्ला। फिर ये भाई रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, ये बढ़ के हो जाएगा 15 टेस्ला। फिर ये भाई ऐसा फील्ड बनाएगा जो कि कितना होगा 10, और उसको 5 टेस्ला। ये प्रोसेस चल रहा है एक्चुअली में, समझ में? दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस, और ये हम बताए थे तुम लोग को सेल्फ इंडक्टेंस में कि ये फेनोमेना चलता है, इसलिए हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं उसको, समझी? तो ये 10, 5 ये सब क्या है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कैसे पैदा हुआ है? कैसे पैदा हुआ है? फाइएस की वजह से, मतलब कि जो फाइएस इंक्रीजिंग उसकी वजह से। तो अब हम तीसरा पॉइंट यहां पर लिख रहे हैं वही वाला कि एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन, किसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ? सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा? ताकि यहां पर एक करंट पैदा हो पाए, है ना? एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल एंड हेंस IS flows and decreases। IS क्यों फ्लो करता है? IS क्यों फ्लो करता है बताओ? and EMF is induced in secondary coil and hence IS flows and decreases। किसको डिक्रीज करता है बताओ? किसको डिक्रीज करता है? BP। कैसे डिक्रीज करता है? एक उल्टा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना के, ठीक है? यानी कि कुछ ऐसा होता है, चलो हम लास्ट में भी यहां पर बना देते हैं एक और चीज, टंग 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 टंग, हाँ लिखवा देते, 4th पॉइंट लिखवा देते। हम तोड़ गए 4th पॉइंट में ये होगा कि BS इज इंड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, किसके? डायरेक्शन ऑफ क्या? बोलो, अरे बोलो, BP। अरे BS और BP उल्टा होगा ना, याद करो यार। BP कहां जा रहा था डायग्राम में? ऊपर, और BS कहां जा रहा था? नीचे। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और दोनों क्या हो रहा था? पूरा कैंसिल। तो जो भी इंक्रीजिंग वाला वैल्यू है, क्या ये पूरा खत्म हो जा रहा है BP? नहीं, उसको डिक्रीज करके जितना है उतना ही कर दे रहा है, कंजर्व कर दे रहा है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, कंजर्व कर दे रहा है। देखो मान लो ये BP का वैल्यू था 5 टेस्ला, अब ये BP बढ़ के B हो गया, और ये हो गया 5 टेस्ला प्लस इसमें कुछ बढ़ गया, मान लो ये 15 टेस्ला हो गया, 15 टेस्ला। तो यहां पर हम क्या करेंगे? माइनस कितना करेंगे इसमें बताओ? 10 टेस्ला। क्लियर है? तो ये B को तुम क्या लिखोगी? फाइनल B को। ये 15 टेस्ला कौन है? BP। और ये नया कौन आया है? BS। क्यों उल्टा माइनस हो रहा है? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन उल्टा उल्टा। तो यहां पर अब जो B बचेगा वो कितना बचेगा बताओ? माइनस हो गया 5 टेस्ला। तो ये भाई BP शुरुआत में कितना था? 5, वापस कितना हो गया? 5। क्यों हुआ? BS कौन लेके आया? सेकेंडरी कॉइल। तो फिर से वही बात, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट लाना तो बहाना है, असली मकसद तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करवाना है, जो कि ऐसे हो रहा है। समझ गई? चलो इसको लिखो, फिर हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 पे, ठीक है? चलो आओ केस 2 में। केस नंबर 2 बहुत बकैती हो गया, केस नंबर 2 देखना, ठीक है? केस नंबर 2 में और मजा आएगा, एकदम जबरदस्त वाला एकदम देखना, ठीक है? यहां पर पहले हम लोग फिर से डायग्राम बनाएंगे, तुम लोग भी साथ साथ बनाओ, चलो वही वाला डायग्राम। ये बैटरी, और ये बैटरी के साथ यहां पर क्या रहेगा? सबसे जरूरी तो यही है यार, हम तो कहते हैं यार सारा काम तो इसी का है सारा काम तो यही कर रहा है, ठीक है? लेकिन हेनरी गजब आदमी था, बहुत कुछ खोज कर दिया वो। टंग 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 टंग। अगर हेनरी किसी दिन तुम्हारा कॉलेज चल गया बाबू पढ़ने के लिए तो क्या होगा? और मान लो कि कॉलेज गया हेनरी और उस दिन सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाया जा रहा होगा,
भाई साहब चप्पल चप्पल मारने लगेगा जो भी रहेगा वहां पर, उसको खतरनाक कर देगा कौन। हाँ, और गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा भाई साहब क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर ये है तुम्हारा कॉइल, ठीक है, और यहाँ पर इससे करके वायर है, इससे करके वायर है, ऐसे करके वायर है, ऐसे करके वायर है, ऐसे करके वायर, ठीक है। अब तुम देखना यहाँ पर करंट को हम ऐसे फ्लो करवाएं। अच्छा, इसको ना किताब में बी लिखा रहता है। अब बहुत लोग सोचता है बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, भाई बी का मतलब यहाँ बैटरी लिखने का मन कर रहा है, उसको बैटरी लिख रहा है। अच्छा, इसको कौन सा कॉइल बोल रहे हैं, पी। पी का मतलब यहाँ पर प्राइमरी, पगला नहीं, पी का मतलब प्राइमरी। अब कहीं भी हम पी और एस लिखेंगे समझोगे पी का मतलब पगला और एस का मतलब सुरेश, सुरेश पगला नहीं, पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी, ठीक। अब ये करंट जो फ्लो कर रहा है उसको हम आईपी बोल रहे हैं, है ना। अब यहां पर देखो, कर्ल करो, ऐसे कर्ल किए, अंगूठा कहां जा रहा है, नीचे, तो यहां पर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, और यहां क्या होगा, साउथ। ये सब क्लियर है। आईपी कैसा लेंगे, डिक्रीजिंग, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होते जाएगा तो अगर यहां पर हम सेकेंडरी लगा दें तो उसको पसंद नहीं आएगा, बोलेगा कि भाई मैग्नेटिक बेवफा मत बन, बढ़ और घट मत, जितना है उतना ही रहे। तो उसको जितना है उतना ही रहने के लिए क्या करेगा, वो नया करंट पैदा करेगा। आइए करते हैं। टंग 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 टंग। हम तोड़ गए। ये गाना कैसे है यार, हमको याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। पता नहीं क्या गाना है, याद ही नहीं आ रहा है, मौका नहीं मिला हमको देखने का ये गाना। चल देखो, ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर इस बार इधर फटक गया है। क्यों इधर भटका समझ रही हो ना, क्योंकि इस बार इसको उल्टा करंट बनाना है। मतलब गैल्वेनोमीटर यार करंट का दिशा भी बताता है थोड़ा थोड़ा। देखो उस केस में ऐसे था, इस केस में ऐसे। अच्छा यार ये बताओ कि ये करंट ऐसे जा रहा है ना, चलो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, थोड़ा अलग कलर से लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो यार बाबू, यहाँ देखो, इसका ऐसे इसका ऐसे निकलेगा और कहाँ घुसेगा, इसे घुसेगा, घुस गया। अब ये वाला का यहाँ क्या बनेगा बताओ, इस भाई का ये भाई इस बार यहां नॉर्थ बनाएगा ना, क्योंकि इस बार ये डिक्रीजिंग है तो उसको सपोर्ट करना है। बोलेगा भट क्यों रहा है, अरे 5 से 2 टेस्ला क्यों हो जा रहा है, हम 3 देते हैं ना, वापस 5 हो जाओ। वो बोलेगा नहीं हम तो 1 टेस्ला हो जाएंगे, तो बोलेगा अरे हम 4 दे देंगे। हम तो 0 हो जाएंगे, तो बोलेगा हम 5 दे देंगे। समझ गए, तो उसको सपोर्ट करना है ना इस बार। तो सपोर्ट करने के लिए इस बार यहां पर ये कौन सा पोल बनाएगा, और यहां क्या बनाएगा, नॉर्थ। तो अगर यहां साउथ बना रहा है, यहां अगर साउथ बना रहा है, तो यानी कि यहां से इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घुसेगा यहां पर, भाई ऐसे निकलेगा यहां से, यहां घुस जाएगा। देख रही, देखो उसका भी इधर जा रहा है और इसका भी उधर, दोनों होके ऐड। अब सुनना है ध्यान से, यहाँ पर इसमें करंट का दिशा कैसा होगा। अरे बहुत आसान यार, 4 उंगली को कर्ल करो करंट की दिशा में, लेकिन यहां अंगूठा नहीं अब जाना चाहिए क्योंकि यहां तो साउथ है ना, तो इसको उल्टा कर दो, यानी ऐसे कर्ल करोगी इस बार। अरे भाई अंगूठा इस बार ऊपर लेके जाना, क्योंकि ऊपर तुम नॉर्थ लिखी हो, तो ऐसे कर्ल करोगी अंगूठा। राइट हैंड लेना, ये नहीं कि लेफ्ट हैंड से करने भकलोल जैसा, लेफ्ट हैंड से रिजल्ट उल्टा आएगा, लेफ्ट हैंड से मत करना, राइट हैंड रूल है ये, ठीक है। अब ये 4 उंगली ऐसे, तो अंगूठा कहां जा रहा है, ऊपर, यानी कि इस बार करंट ऐसे होगा, ये करंट होगा इस बार, ये करंट होगा, ये होगा, ठीक है। हम तो चला, इस बार ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे होगा जी। देखो तो पिछले बार वाले से उल्टा हुआ कि नहीं, देखो ये कौन सा करंट है, आईएस, सेकेंडरी। क्या ये सेकेंडरी करंट बैटरी से आया, नहीं, इंडक्शन कहां से, फैराडेज लॉ, ठीक है। तो अभी अरे यार ये सर्किट टूट गया था, ओ माय गॉड, ठीक। चलो अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं थ्योरी। अच्छा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, मतलब प्राइमरी का फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीजिंग, है ना, प्राइमरी का फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीजिंग। भकलोल, यहां फ्लक्स प्राइमरी से हमको मतलब है, अरे सेकेंडरी का बात करना है ना, तो ये फ्लक्स किसका होगा और वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग। अच्छा एक गजब चीज देख रही हो यार, सबसे जोरदार चीज यहां पर देख रही हो, ये मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का है लेकिन फ्लक्स किसका देख रही हो, यही। और इसमें अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों प्राइमरी और वो सेकेंडरी क्यों, इसी में लोग आधा पगलाते। कौन, जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने बैठा है, जो क्लास में कभी ध्यान नहीं दिया, जो कि जब पढ़ाया जाता है उस समय बकैती कर रहा है, और प्रिया आज क्या कपड़ा पहन के आई थी, वही सब
ठीक है। तो ये लोग भकलोल लोग जो रहता है वो लोग को समझ में नहीं आता, ये खास करके ये तो बिल्कुल नहीं आता, फिर इसको रटना पड़ता है। और इसका डेरिवेशन तो कभी समझ में नहीं आएगा। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा 100%, लेकिन अगर तुम ये नहीं समझती हो ना तो डेरिवेशन कोई जिंदगी में समझ में नहीं आएगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। एक की वजह से दूसरा में सपोर्ट हो रहा है। किताब में यहां तक लिखा है कि इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मर है, ये प्रोड्यूसर है, इसलिए इसको प्राइमरी, और ये वाले को सेकेंडरी। क्या है? कौन कौन मैम? ओ, तो ये डिक्रीजिंग है, तो यहां पर ईएमएफ क्या होगा, किसमें इंड्यूस होगा भैया? सेकेंडरी में। और इस सेकेंडरी ईएमएफ इंड्यूस की वजह से यहां पर क्या पैदा होगा? अच्छा तुम लोग, अगर तुमको ज्यादा खुशी चाहिए ना तो लो हम बैटरी बना दे रहे हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, एक बोलो, बैटरी। ये कौन सा बैटरी है? इंड्यूस्ड। पिछली बार नहीं बनाए थे, कोई बात नहीं, मत बनाओ, मत बनाओ, चाहे ये समझने के लिए, बस ये बैटरी समझने के लिए। क्या ये बैटरी हम लगाए अपने से? नहीं, अपने पैदा हुआ इमेजिनरी बैटरी है, जो कि फराडे बता के गया था कि मान लीजिए कि एक बैटरी होगा, वही मान लीजिए आज तक चल रहा है। ठीक है, अच्छा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो यहां पर एक आईएस पैदा होगा। आईएस क्या होगा? इंड्यूस। क्यों इंड्यूस होगा? क्यों इंड्यूस होगा? ताकि बीपी को इंक्रीज कर सके। इस बार इसका नेचर बदल गया है, दूर जा रही है, देखो ना, दूर जा रही है, इमोशंस कम कर रही है अपना, तो उसको सपोर्ट करना है। अरे रे, मेरा इमोशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जब बढ़ा रही है, अरे मेरा तुम्हारे लिए इतना जाग गया मेरा इमोशन, अब भाई साहब हमको तुमसे बात ही नहीं करना है, तो फिर इमोशन और घटा देगी। तो जो होगा उसका अपोज करना है, समझ रही हो? खतरनाक चीज है यार ये। लगता है हेनरी नहीं, फराडे अपना जीवन से लिंक करके बनाया ये सब हो गया। चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसका थ्योरी के ऊपर। ठीक है, चलो इसका थ्योरी लिखते हैं। वो एक चीज देख लेना, चलो यहीं दिखा देते। देखो यहाँ पर, है बाबू यहाँ देखो, ये ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है, तो ऐड हो रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है ना कि एडिशन होना है। ठीक है, ओके, चलो हम लोग इसका थ्योरी लिखते हैं और भेज देंगे। लेकिन उतना मोर देन इनफ है, मतलब और सवाल तुमको लेंस पे करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ चलो फर्स्ट पॉइंट लिखते हम, भेज देंगे आज। ठीक है, आज सवाल भेज देंगे हम। ठीक है, सेल्फ का भी भेज देंगे, इसका भी भेज देंगे, और सेल्फ और इसको तो वो सब क्लास में खैर डिस्कस हम करेंगे वो सब क्वेश्चंस। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर, तुम लोग लिखते जाना साथ में। आईपी क्या था? आईपी इज डिक्रीजिंग, सॉरी, आईपी इज डिक्रीजिंग। अब ये डिक्रीजिंग क्यों होता है तुमको क्लियर होगा, रियोस्टैट का रेजिस्टेंस को चेंज करके, रियोस्टैट की हेल्प से रेजिस्टेंस को चेंज करके। पहला। दूसरा चीज हाँ, रेजिस्टेंस को बढ़ा करके, घटा करके नहीं, बढ़ा करके रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी, ये बीपी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी इज ऑल्सो डिक्रीज्ड, सो the magnetic flux linked with secondary coil। कॉइल क्यों? गोलू जो है ना, गोलू उसी को कॉइल बोल रहे हैं। कॉइल बोले या फिर टर्न्स बोले, है ना, या फिर इसको सर्किट तो ये पूरा हो गया बाबू। कॉइल्स जब बोलोगे तो कॉइल इसको कहना है। इसी को ना दूसरा नाम एक और बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा, कॉइल को और भी कुछ बोलते हैं हम लोग, याद नहीं आ रहा, बार नहीं आते उसका नाम हम। अच्छा, कॉइल को ही तुम इंडक्टर कह रही हो और कॉइल को ही तुम सोलिनॉइड कह रही हो, ये सारा एक ही बात है यार, फील होना चाहिए ये सबका। तो डिक्रीज सो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो क्या होगा? ऑल्सो डिक्रीजेज, मतलब कि फाइएस डिक्रीजेस। अब ये फाइएस डिक्रीज होगा एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी and EMF is induced in secondary coil and an induced current को क्या बोल रहे हैं हम लोग? IS flows क्यों फ्लो करता है? टू सपोर्ट BP। इस बार BP को बढ़ाएगा वो, अरे यार BP बढ़ा देगा, बीपी को बढ़ाएगा। अब चौथा पॉइंट, आइए लिखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या होगा? दोनों के बारे में बस लिखेंगे कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो सेम डायरेक्शन में बीपी और बीएस ऐड हो जाएगा। ऐड होके वैल्यू को बढ़ाएगा नहीं, कंजर्व करेगा, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है। आइए यहां पर लिखते पहले इसको, फोर्थ पॉइंट। दी बीपी एंड बीएस आर इन same direction and adds up to conserve। क्या कंजर्व करना है? एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक एनर्जी। तो देखो यहां पर हम लिखते हैं, यानी कि यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है, ये बीपी ऊपर था और याद करो यार, तुमको अभी दिखाए भी थे, बीएस का भी फील्ड ऊपर बन रहा था,
अच्छा अच्छा, बीपी घट रहा था ना, मतलब बीपी 5 टेस्ला था तो घट के भाई साहब कितना हो जा रहा था, बीपी भाई घट के कितना हो रहा था, 2 टेस्ला। लेकिन इसमें एडिशन हो जा रहा था, क्या ऐड हो रहा था, बीएस। बीएस कितना ऐड हो रहा था खुद ब खुद, बोलो बीएस कितना कितना ऐड होगा, 3 टेस्ला, और उसको कितना कर देगा, 5 टेस्ला। अच्छा ये रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, ये बीपी बोलेगा तो हम और झुक जाएंगे, ये बीपी बोलेगा कि हम बोल देंगे 1 टेस्ला, अब बोल तो बोलेगा अरे कोई दिक्कत नहीं भाई हम 4 टेस्ला दे देंगे, बोला अच्छा दे, फिर बढ़ गया 5 टेस्ला। तो ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये जो तुमको दिख रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये क्या है, व्हाट इज दिस, 3 टेस्ला 4 टेस्ला, व्हाट इज दिस, बीएस। ऐड क्यों हो रहा है, ऐड क्यों हो रहा है बीएस, ताकि उसको कंजर्व कर पाए, कंजर्व करने के लिए बाबू, बढ़ाने के लिए नहीं, लिखे हैं यहाँ पर, कंजर्व, सपोर्ट क्यों कर रहा है उसको, ताकि उसको जितना उसका वैल्यू है, पहले उसका औकात कितना था बीपी का, 5, हर समय देखो 5 5 5 5 करते जाएगा, ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। फिर हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, गलती हो मारेंगे किसी, नेता बन जाएगी लेकिन पक्का। अच्छा देखो यहाँ तक ठीक है, अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि जैसे याद करो यार एल का फॉर्मूला बताया गया था ना, वैसे ही अब एम के बाद अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। चलो डेफिनेशन लिखो अब म्यूचुअल, अब हेडिंग डालो म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, हाँ म्यूचुअल इंडक्शन के ही अंदर चल रहा है, लेकिन अब डेफिनेशन उसका, हाँ अब डिफाइन, डिफाइन व्हाट इज डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, द फेनोमेना, the phenomenon of changing, the phenomenon in which current in primary, current in primary induces, changing current in primary in which, हाँ in which, कुछ नहीं यार, फेनोमेना फेनोमेना अंग्रेजी पढ़ाने आए यहाँ पर, द फेनोमेना इन विच करंट इन प्राइमरी, चेंजिंग करंट इन प्राइमरी, चेंजिंग लिख लो यार बहुत इंपॉर्टेंट, चेंजिंग करंट इन प्राइमरी इंड्यूसेस, इंड्यूसेस व्हाट, इंड्यूसेस ईएमएफ इन सेकेंडरी। भाई साहब अगर हम ये लिखते हैं स्टार्टिंग में ना, तो जीवन में कभी समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों ईएमएफ सेकेंडरी में इंड्यूस हो रहा है, क्यों हो रहा है बताओ, क्यों हो रहा है बताओ, क्यों हो रहा है बताओ, ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ता हुआ है प्राइमरी का उसको घटा सके, और अगर घटता हुआ है तो बढ़ा सके, क्योंकि बिना अगर इंड्यूस्ड, अगर बैटरी नहीं बनेगा यार सेकेंडरी वाले में, अगर सेकेंडरी वाले में तो करंट नहीं आएगा, आईएस, आईएस नहीं आएगा तो बीएस नहीं आएगा, नहीं समझ में आया, अरे आईएस आएगा तब ना बीएस आएगा, और बीएस का ही काम है बीपी को घटाना, या फिर बीएस का ही काम है बीपी को बढ़ाना, तो सिचुएशन के हिसाब से वो कर लेगा। तो ये अगर डेफिनेशन स्टार्टिंग में लगभग जीवन जिंदगी में कभी समझ नहीं आता, माथा भी फोड़ लेते। तो द फेनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन प्राइमरी इंड्यूसेस ईएमएफ इन सेकेंडरी, क्लियर है एकदम, सेकेंडरी में ये बस बात यही है ना, ठीक है। तो चेंजिंग करंट इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग करंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, एंड दिस प्रोसेस इज म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो प्रोसेस चल रहा है, अच्छा कभी कभी लिखता ऐसे लिखता है, द फेनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन प्राइमरी इंड्यूसेस, या फिर प्रोड्यूसेस लिखता है, इंड्यूसेस को क्या लिख देगा और प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस, या फिर द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन, द फेनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं बाबू, फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी कॉइल, बट हाउ, बाय चेंजिंग द करंट इन प्राइमरी, इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अभी वो भी प्रोड्यूसेस म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर उसका डेफिनेशन दूसरा जो किताब में एसएल अरोड़ा में बढ़िया डेफिनेशन दिया है, किताब का नाम कोई टीचर ऐसे नहीं बताता है, नहीं तो उसका भांडा फूट जाएगा ना, लेकिन कंबाइंड किताब से बहुत लोग पढ़ाते हैं, वो अच्छा होता है, जो टीचर 3-4 बुक से मिला के कॉन्सेप्ट बताता है ना, वो अच्छा। एक बुक को फॉलो करने में थोड़ा दिक्कत होता है, एक बुक को फॉलो करने में क्या है कि हो सकता है कि तुमको नया चीज़ नहीं मिल पाए, ठीक है। अभी पढ़ाने को तो बहुत कुछ है यार, ये म्यूचुअल इंडक्शन हम कम से कम तुमको और 1 घंटा पढ़ाएं तब जाके ये कंप्लीट होगा, लेकिन अभी तुमको हम जितना पढ़ा रहे हैं ना, मतलब कि एकदम इन डेप्थ और नहीं जा रहे हैं, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट सारा कवर हो गया, लेकिन कुछ और चीज़ भी होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को सीरीज और पैरेलल में भी जोड़ते हैं, तो उसके ऊपर अभी हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या होगा, एनसीईआरटी में जितना दिया बाकी सारा वो सारा पढ़ा दिया जा रहा है, क्या बोल रही हो है, हाँ नीट में भी है वो चीज़ कि सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में लिखोगे, हाँ हाँ, द फेनोमेना of production of induced EMF, production of induced EMF in what,
इन व्हाट, सेकेंडरी, ड्यू टू प्राइमरी। चल ठीक, ये भी एक लाइन में लिखोगी तो ठीक है, चलो मिटा दे, ये हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर ये ईएमएफ जो आ रहा है सेकेंडरी में भैया वो होगा कितना, उसका एक्सप्रेशन। और इसका एक्सप्रेशन कौन बताएगा, बताओ, फराडे। अरे फराडेज लॉ से ई का वैल्यू निकलता है ना, माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, तुम लोग सब हो गया, ये लिख ली। यहां पर लिखा हुआ है चेंजिंग करंट। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा को क्या, अरे मतलब कि सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी, अरे सेकेंडरी में आता है प्राइमरी की वजह से, लिख देते हैं भिखारी, ड्यू टू प्राइमरी, इतना भी नहीं पता है। देखना अब यहाँ पर ध्यान से, मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोग सबसे, चलो बताओ इसका जवाब। यहां पर तुम लोग सब जो 150 लोग बैठा है, उसे एक मेरा क्वेश्चन है कि यहां पर ये जो करंट होता है ये चेंजिंग क्यों होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। चलो तुम बताओ अभिनव बताओ, ये जो चेंजिंग करंट है वो वो आखिर चेंजिंग होना जरूरी क्यों है, ये क्वेश्चन है। चलो बताओ, चलो हम यहां लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। वाई दी करंट, चलो ऊपर लिखते हैं भाई, ऊपर लिखते, हाँ बोल। करंट चेंज होना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन है, ये लिख ली थी ना तुम लोग। सही बोल रही है कि करंट सर चेंज होगा तब ना सारा बात बनेगा, कि बहुत जरूरी है कि नहीं, बताओ क्वेश्चन क्या है। वाई आई नहीं, ठीक बोल रही हो, करंट लिख रहा था ना वहां पर, इंक्रीज, ये चेंज होना चाहिए। हाँ, वाई आई पी करंट चेंज इज इंपॉर्टेंट, मतलब कि करंट इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी जो है उसको चेंज क्यों करने की बात कर रहे हैं। करंट इन प्राइमरी शुड चेंज, क्यों चेंज होना चाहिए, बोलिए। चलो बताओ रिया तुम, क्यों चेंज होना चाहिए, जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, क्यों। आईपी चेंज होने से क्या चेंज होगा फिर, आईपी चेंज होने से बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तब ना उसको बीएस आएगा, और बीएस कब आएगा, जब वहां बैटरी बनेगा, वो सारा प्रोसेस तभी हो रहा है ना। तो अब देखना ध्यान से, अगर मान लो इसको हम लोग कांस्टेंट रखें, मान लो इसको हम लोग कांस्टेंट रखें, तब क्या होगा। तो उसके लिए पहले तुमको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा, देखो उसके लिए ई पता करना पड़ेगा। ई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, ये ईएमएफ किस में आ रहा है, सेकेंडरी में है, और फ्लक्स किसका लोगी, सेकेंडरी का, ठीक है। अब ये बताओ यार, ये फ्लक्स इन सेकेंडरी को क्या लिखोगी, फ्लक्स इन सेकेंडरी वहां क्या लिखोगी, बता रहे, देखो कैसे निकालते हैं, यहां पे देखना साइड में, जिसके लिए तुमको एक छोटा सा चीज और बताना पड़ेगा हमको। चलो यहीं बताते हैं नीचे में, कोएफिशिएंट ऑफ, अभी लिखना कुछ नहीं, अभी समझना सिर्फ कोएफिशिएंट, कौन सा, नहीं बताना है अभी, म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट, रुक जाओ अभी पहले इसको बताने दो, फिर तुमको समझ में आएगा कि क्यों इसको इससे लिंक कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या मतलब है इसका, इसको टॉपिक छोड़ दो, हेडिंग, बस ये फॉर्मूला बता रहा है म्यूचुअल इंडक्शन का, और कुछ नहीं। तुम ये बताओ यार कि जो सेकेंडरी में, प्राइमरी में या ऐसा बोल लो कि जो सेकेंडरी में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओ तो इस बात को। सेकेंडरी में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बता पाओगी, किसका, मैग्नेटिक फील्ड। देखो यार तुम स्टार्टिंग में याद करो यार, आईपी पहले क्या कर रहा था, इंक्रीज, उसके वजह से बीपी क्या कर रहा था, उसके वजह से फाई एस क्या कर रहा था, तो ये इंक्रीज किया तो ये किया ना, उसके बाद ईएमएफ इंड्यूस, उसके बाद ना आई ये सारा था। तो तुम ये बात पे ध्यान दो यार कि ये फाई पी इंक्रीज किया इसीलिए फाई एस इंक्रीज किया, ये जो स्टार्टिंग में ही हम बोले थे, आईपी इंक्रीज किया इसलिए फाई एस इंक्रीज किया। तो क्या हम ये फाई एस को आईपी के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। अब ये बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, बहुत सिंपल यार, तुम लोग को फील हो गया होगा। अच्छा, ये आईपी अगर डिक्रीज करता तो ये भी, फिर उसको बढ़ाने के लिए ये लोग आता, समझ रही हो कि नहीं। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड को हटा रहे पीछे, क्लियर है कि नहीं मेरी बात, अभी भी डाउट है, डाउट है ना, हो गया। तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी यहां से हटाओ, तो फाई एस इज इक्वल्स टू एम आई पी, और इसी एम को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, नहीं इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है। अब म्यूचुअल क्यों लिख रहे हैं, देख रही हो, उसका कारण भी है, एक बड़ा खूबसूरत कारण है। यहां पर सेकेंडरी भी आ रहा है, प्राइमरी भी आ रहा है, अरे दोनों मिल के काम हो रहा है ना, कि एक आदमी से काम हो जा रहा है, इसीलिए म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब यहां से तुम इसका एसआई यूनिट देख लो, इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, हेनरी, एसआई यूनिट इज हंगरी। पहले हम हेनरी को ना हंगरी लिखते थे, HEN
आर वाई होता है ना, हेनरी, कैपिटल एच में मेजर करेंगे क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन को भी हेनरी दिया था, ठीक है। अब तुम यहां से फाई एस क्या लिखोगे यार, यहां पर देखना, यहां से फाई एस क्या लिखोगे बताओ, माइनस डी, फाई एस को कितना डालोगी, एम आई पी डालोगी, है ना, एम आई पी अपॉन डी टी। क्या ये एम कांस्टेंट है? हाँ, प्रोपोर्शनलिटी हटाने से आया ये, तो ये एम को बाहर कर देते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, माइनस डी, ओहो सॉरी 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 गाइज, माइनस एम, हाँ, डी आई पी बाई डी टी ना, हाँ थोड़ा थोड़ा ये ई एस आया, देखो ये फॉर्मूला देख रही हो यार, कोई पगला रहेगा तो पूरा पगला के मुड़ी कान फोड़ लेगा अपना, बोलेगा यहाँ ई एस यहाँ आई पी क्या चल रहा है, अरे बकलोल ये देख, समझ आया ये कि नहीं आया? ये डायरेक्ट लिखते तो कभी जिंदगी में समझ में नहीं आता। ये ई एस यहाँ पर फ्लक्स सेकेंडरी का क्यों? क्योंकि सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज करता है तब उसमें ईएमएफ आता है। सेकेंडरी का फ्लक्स जब चेंज करता है उसको चेंज को कांस्टेंट करने के लिए ईएमएफ आता है, तो इसलिए दोनों सेकेंडरी का होगा। फिर यहां पर ये फाई एस ऐसा क्यों होता है, एक लाइन समझा दी है, क्योंकि इसके कारण ये आता है, इसके कारण ये, या फिर बोलो कि इसके बढ़ने की वजह से ये आता है, ठीक है। ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोसेस, मतलब तुम कह सकते हो कि ये इससे डायरेक्टली लिंक्ड है। यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर हम इसके बारे क्या लिख देंगे, चलो इसके बारे लिखते हैं, द करंट in primary, the current in primary is responsible for, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है करंट इन प्राइमरी, फॉर फ्लक्स इन व्हाट, सेकेंडरी। जो भी सेकेंडरी में फ्लक्स में चेंज, इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्राइमरी करंट की वजह से, क्योंकि प्राइमरी करंट चेंज करेगा तो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा, भाई ये चेंज करेगा तो ये भी चेंज करेगा, तब ये चेंज करेगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो बी ए कॉस थीटा। यहां पर ये एस का, तो ये भी किसका होगा, एस का। अगर ये बढ़ रहा है, सॉरी ये प्राइमरी वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अरे यार ये भी गजब चीज है, एक चीज पे ध्यान देना भाई, ये जब फ्लक्स निकालेंगे ना सेकेंडरी का, तो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का लिखेंगे, ये पता है कि नहीं? सेकेंडरी का फ्लक्स किसके वजह से बन रहा है, प्राइमरी वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड घुस रहा है उसके वजह से ना, तो फ्लक्स निकालेंगे सेकेंडरी का लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे प्राइमरी का। ये बात बहुत लोग देख के ही पगला जाता है भाई साहब, क्योंकि देखो, क्योंकि सेकेंडरी का तो अपना कुछ है ही नहीं, जो भी फील्ड उसके ऊपर आ रहा है किसके वजह से आ रहा है, प्राइमरी की वजह से, सेकेंडरी बोल रही है भिखारी। तो यहां पर ना एक बार हम लिख भी देते हैं, लो एकदम दिल खोल के, सेकेंडरी का जो भी फ्लक्स है वो किसके वजह से आ रहा है, बोलो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। लेकिन एरिया किसका लोगी, एरिया तो सेकेंडरी का ही लोगी ना, अरे फ्लक्स सेकेंडरी पे निकाल रही हो ना, तो एरिया किसका लोगी, सेकेंडरी कॉइल का। कॉस थीटा तो रहने दो ऐसे ही, ठीक है। तो ये चीज भी लिख लो साइड में कहीं पर, क्लियर है सारा बात, कोई डाउट है कहीं पर बताओ? लिखना कैसे वो हम बता दे रहे हैं। पहले एक काम करो यार, पहले इसको लिखो, ये पहले लिखो तुम, उसके बाद ये दूसरा लिखना, ठीक है। और यहां पर अच्छा आईपी क्यों जरूरी है वो भी हम बताएंगे, अभी ये चल रहा है, रुको ये क्वेश्चन रहने दो, अभी ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, पहले इसको लिखना है, हाँ इसको जगह छोड़ दें, ये क्वेश्चन नहीं लिखना है अभी, रुको बता रहे, पहले इसको लिखो, फिर ये दूसरा वाला में क्या हेडिंग दोगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस किसमें सेकेंडरी में। तो पहले ये लिखना है, फिर ईएमएफ, फिर इसके बारे लिखना है, और तब ये क्वेश्चन लिखना है। फिर ये क्वेश्चन का अभी हम आंसर दे रहे हैं कि क्यों आखिर प्राइमरी का करंट चेंज होना चाहिए, इसका जवाब बताएंगे अभी बहुत एक लाइन में। अच्छा ये एम का मतलब तो क्लियर है ना, एम को हम लोग क्या बोलते हैं, और लिखने हैं हम, छोड़ दिया यहाँ पर लिखना, एम को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, यूनिट हेनरी। तो ये फॉर्मूला यहां तक आया था। अब अभी इसका आंसर हम देंगे, और इसी फॉर्मूला को किताब में ऐसे लिखता है, देखो अब इसको देखोगी तो पगलाओगी तो नहीं, किताब में ऐसे लिखा रहेगा, और किताब में ये सब का मतलब कुछ नहीं बताता है, मतलब बता देता है थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ोगी तो। ये किसका है, सेकेंडरी कॉइल का, और ये करंट किसका है, प्राइमरी कॉइल। और ये टाइम कितना है, टाइम तो टाइम है, किसी का नहीं है वो, प्राइमरी कॉइल, अपना टाइम आएगा। चलो देखो अभी वापस यहाँ देखो, वाई आईपी शुड बी चेंजिंग, वाई आईपी शुड बी चेंजिंग। अगर मान लिया जाए फर्स्ट पॉइंट, अगर पहले ये सोचो कि अगर चेंजिंग, वैसे तुम लोग बीपीटी पढ़ी हो, बीपीटी नहीं यार, बीपीटी नहीं, कोई बढ़िया थ्योरम सोचते हैं, हाँ √3 इज इरैशनल, तो पहले उसको रैशनल मानते हैं, उसके बाद रैशनल मानते हैं, अरे भैया गलती हो गया मेरे से, तो ये तो क्या होना चाहिए, इरैशनल होना चाहिए, क्योंकि ये तो बात गड़बड़ा दे रहा है ना, P/Q के फॉर्म में आ जाता है, समझ रही हो ना।
तो वैसे ही हम लोग एक बार ये सोच के चलेंगे कि अगर ये करंट कांस्टेंट होता तब क्या होता। उसके बाद बोलेंगे अरे भैया कांस्टेंट में तो ये हो जा रहा, इसलिए इसको क्या रखेंगे हम लोग, चेंजिंग। चलो तो हम लोग यहां पर पहला पॉइंट लिखेंगे, इफ आई, इसका आंसर लिख रहे हैं आईपी इज कांस्टेंट। मान लो ये आईपी कांस्टेंट है। ये बताओ कि ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी का फॉर्मूला भी हम क्या लिखे थे, माइनस। अच्छा यहां पर माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है ये बताना पड़ेगा। माइनस ये बता रहा है कि अगर बीपी बढ़ेगा तो बीएस उसको घटा देगा, अगर बीपी घटेगा तो बीएस उसको बढ़ा देगा। दोनों एक ही बात बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो बीएस अपोजेस एनी चेंज इन बीपी। ब्लड प्रेशर जो है वो हमेशा, हाँ, ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको घटाना है, अगर ब्लड प्रेशर घट रहा है तो उसको बढ़ाना है। अरे नहीं, बढ़ाना नहीं है यार, जितना है उतना ही कर देना है, यही तो खास है। तो चलो अच्छा, नया कॉन्सेप्ट मिल गया ना आज, द ब्लड प्रेशर कॉन्सेप्ट। देखो अब यहाँ पर ध्यान से, ई एस को क्या लिखोगी बताओ, बोलो, एम। अच्छा याद करो यार, याद करो, क्या तुमको ये याद है, क्या तुम्हें ये याद है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। लेकिन याद करो यार कि जब तुम पढ़ रही थी सेल्फ इंडक्टेंस तो उसमें हम ये बात ही नहीं करते थे कि आई किसका होगा, ई किसका होगा। काहे कि भैया वहां तो एक ही सर्किट, तो करंट भी उसी सर्किट का, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उसी सर्किट का, और उसी सर्किट में दो करंट। लेकिन इसमें तो एक करंट है एक सर्किट में, दूसरे वाले में अलग आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए तो यहां पर लिखेंगे डी आई बाई डी टी, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा ये करंट किसका होगा, प्राइमरी का, है ना, ये सब ठीक है ना, अभी बताए थे ये हम। तो इसको कांस्टेंट कर देंगे अगर, तो कांस्टेंट करने का मतलब है 5 एम्पियर ले ले इसको, 5 मेरा फेवरेट नंबर है तो 5 ले लेते हैं। तो माइनस एम डी, इसका आईपी का वैल्यू कितना डालेंगे, 5 अपॉन कितना होगा, डी टी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये 0 तो पूरा 0 भाई साहब, ईएस आएगा ही नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ही नहीं, तो इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा सेकेंडरी में। इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा तो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना नहीं होगा, सारा कहानी खत्म। इसीलिए तो क्या गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन दिखेगा, नो डिफ्लेक्शन। और हेनरी सोचेगा कि वो गलत है, लेकिन हेनरी बिल्कुल सही है, हेनरी जोरदार आदमी है यार। अब देखो इफ आईपी को अगर वो वेरिएबल कर दिया, सर वेरिएबल का मतलब या तो बढ़ा रहा है या तो घटा रहा है, तब यस आएगा, बिल्कुल आएगा। माइनस एम, मान लो कि ऐसे, ये वेरिएबल का क्या मतलब है, देखो ये न्यूमेरिकल भी हो जा रहा है ये वाला। वेरिएबल का क्या मतलब है कि तुम इसको ले ली 5t² प्लस 1 प्लस कुछ ऐसे ही कुछ t प्लस 1, मतलब इस टाइम पे डिपेंडेंट है ये, देख रही हो, समय के साथ अपना वैल्यू बढ़ा रहा है। कैसे, रियोस्टैट को ऐसे घसीट रहे हैं, तो रियोस्टैट को घसीट रहे तो रेजिस्टेंस या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा, तो उसकी वजह से ये करंट चेंज हो रहा है समय के साथ। अरे टाइम के साथ ही चेंज होगा ना, कि रेजिस्टेंस के साथ चेंज होगा, हाँ रेजिस्टेंस के साथ ही हो रहा है, लेकिन समय के साथ रेजिस्टेंस को तुम एडजस्ट कर रही हो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का रिया जी? तो यहां से एम डी आई पी बाई डी टी माइनस एम डी, कितना डालोगी आईपी को, 5t² प्लस t प्लस 1। क्या इसका डेरिवेटिव अब 0 होगा? नहीं, क्योंकि ये समय के साथ बदल रहा है। यहां तो समय के साथ बदल ही नहीं रहा था, रियोस्टैट को ऐसे लगा के छोड़ दी तो कुछ हो ही नहीं रहा था। अब तुम रियोस्टैट को बैलेंस कर रही हो तो करंट भी चेंज हो रहा है। कल समझ में आया? क्या इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा? तो यहाँ पर डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0, तो मान लो कि कुछ आंसर आया, मान लो तो कुछ ना कुछ आंसर 0 तो नहीं मिलेगा ना, तो यानी कि कुछ ना कुछ बैटरी का वोल्टेज मिलेगा, मान लो कि 10 वोल्ट मिलेगा, तो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा ना, वोल्टेज मिलेगा ना कुछ ना कुछ। तो अगर वोल्टेज मिलेगा तो करंट मिलेगा इंड्यूस्ड वाला, और अगर IS मिलेगा तो BS मिलेगा। और वो BS क्यों मिलेगा? क्योंकि ये बढ़ता हुआ वोल्टेज को वो घटाएगा। अच्छा ये बताओ यार कि यार ES का वैल्यू अगर हम 10 वोल्ट लिख दें तो वो हमेशा 10 वोल्ट रहेगा? नहीं, बढ़ेगा ना समय के साथ। क्यों बढ़ेगा? ताकि इस वाले को घटा सके। किसको घटा सके? प्राइमरी वाले का जो करंट है आईपी उसको। ये नहीं पता चला क्या? अरे प्राइमरी वाले का करंट बढ़ रहा है, उसको घटाना है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, ठीक? तो इसको भी 10 वोल्ट लिखना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, ये कुछ ना कुछ आंसर आएगा जिसका वैल्यू वेरिएबल होगा, हर समय चेंज करते रहेगा। तो अगर हमको एग्जैक्टली जानना है 5 सेकंड में इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर टाइम कितना डाल दोगी? 5 सेकंड, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन किसी इंस्टेंट पे निकलेगा। बाकी ये हर समय इसका वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तुमको जिस भी समय का देखना है यहाँ पर टाइम डाल दो, उस समय का तुमको मिल जाएगा ये ES कितना था, ठीक है? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? चलो तो ये वाला एक बार लिख लो, तो इसको हम लोग को वेरिएबल रखना है, चाहो तो डेरिवेटिव कर लो, चाहो तो यहाँ पे बता रहे हैं m, इसका डेरिवेटिव कितना होगा बताओ? 10t प्लस 1 होगा। अरे भैया 2 सामने गया, t का 1 का 0 हो गया, ठीक है? और ये जो भी आंसर आएगा किस में आएगा? वोल्ट में। अब जैसे मान लो कि तुम यहाँ पर 1 सेकंड डाल दोगी,
तो 11 आ जाएगा, है ना। और 11 के साथ m भी दिया रहेगा, m सवाल में दिया रहेगा, m सवाल में दिया रहेगा, m सवाल में दिया रहेगा, ठीक है। लिखो इसको जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अगर ये कांस्टेंट हुआ, इफ इट इज कांस्टेंट, देन ES will be 0 and no deflection in G, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सो नो म्यूचुअल इंडक्शन, सो नो म्यूचुअल इंडक्शन। MI मतलब नो म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन होने के लिए हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करेंगे तब ना, समझ गए होगे तुम लोग, ठीक। अब सुनो ध्यान से, देखो अब थोड़ा सा हम लोग करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन पसंद नहीं है किसी को, लेकिन फिर भी हम करेंगे। देखो यहां से इधर हम लोग लेंगे, इधर लेंगे M, इस तरफ सेल्फ इंडक्टेंस, इस तरफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब तुम देखना कि जो EMF होता है, EMF होता है इसका सेल्फ वाले का, सेल्फ वाले का EMF क्या आता है, -L di/dt। वैसे ही तुम्हारा इसका क्या आता है, E सेकेंडरी इज इक्वल्स टू -M di प्राइमरी बाई dt, या तुम सिंपली ऐसे भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, दिक्कत तो हो जाएगा लेकिन अगर क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट इसमें हम लोग निकालते थे, याद करो यार, EMF हो गया इसमें, और इसमें क्या निकालते थे, फॉर्मूला फ्लक्स का, याद करो, इसमें phi इज इक्वल्स टू Li लिखते थे, ये फ्लक्स होता था बार बार, क्या ये phi इज इक्वल्स टू Li, इसमें E इज इक्वल्स टू -L di/dt। वैसे ही इसमें भी फ्लक्स का होता है ना, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान से, इसमें थोड़ा ध्यान से, फ्लक्स किसका निकलता है, ये सेकेंडरी का, म्यूचुअल इंडक्शन, और यहां करंट किसका होता है, प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी करंट की वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स आता है ना, ठीक। तो ये हुआ। अच्छा, और इसमें याद करो यार, हम लोग ये देख रहे थे कि L किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, L किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहां पर ये जो M होता है वो phi और P के, phi और I के क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट। वैसे ही तुम्हारा phi और I के ये L इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो वैसे कि यानी कि डिपेंड किस पे करेगा, ये तीसरा पॉइंट देखना, यहां पर इसका तीसरा पॉइंट देखना, इसमें L का याद करो फॉर्मूला लिखवाए थे तुम लोग को, μ0 n² A/L, ठीक है, यही लिखवाए थे। अब इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकती हो, n का, स्मॉल n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर यहां से स्मॉल n कैपिटल N निकालोगी तो NL लिखोगी, NL नल 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 n² L² A, क्या ऐसा होगा, देखो तो, अरे एग्जाम में लिखा रहेगा ना यार, ताम झाम का क्या मतलब, एग्जाम में लिखा रहेगा भकलोल। यहां पर ये n की जगह NL डाल दिए, तो n² L², तो L² से L कट गया, तो ये है, तो दोनों फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अच्छा, एक जरूरी बात, L को चेंज नहीं करना है, L शुड नॉट बी चेंज्ड, क्योंकि तुमको बताए थे स्टार्टिंग में ही वीडियो का, अगर लेंथ खींच दोगी तब तो वो सीधा हो जाएगा, जो सोलेनॉइड गोल गोल है तो खींच सीधा हो जाएगा, तो L शुड नॉट बी चेंज्ड। L वैसे ही इसमें भी क्या होगा, L शुड नॉट बी चेंज्ड। अब देखना M का फॉर्मूला, μ0 n1 n2 A/L, क्योंकि इसमें दो कॉइल है ना। अच्छा, तो अगर तुम इसका M का एक और निकालोगी तो क्या लिखोगी, μ0, n1 की जगह क्या लिखोगी, बोलो। अच्छा, लेंथ दोनों का सेम लेंगे, n2L, तो यहां पर क्या होगा, n1 n2 और L इंटू L² होगा, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ, ठीक है। तो ये दो देखो, अभी इसको ड्राइव करना है, मतलब इसी के जैसा सेम है L, ये म्यूचुअल जो है वो L के ही जैसा सेम है, ठीक है। तो तुम इसको लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, ये वाले फॉर्मूला का, ठीक है। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर। देखो अब हम लोग को नेक्स्ट डेरिवेशन करना है, तो हेडिंग लिखना है अभी तुम लोग को, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ two coils coaxial to each other,
कोएक्सियल टू ईच अदर। कोएक्सियल मतलब दोनों का एक्सिस सेम, देखना कहा, हाँ कांटेक्ट में भी है ऑब्वियसली, सेम एक्सिस है तो कांटेक्ट में तो रहेगा ही। चलो देखो यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम ना, डायग्राम देखना बड़ा धमाकेदार डायग्राम। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। ये देख, दूसरा वाला ऊपर से लेके आते हैं। इधर चला मैं उधर, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। और इसका भाई का बैटरी रहेगा एक, और उस भाई का भी एक बैटरी रहेगा, तो वो समझने के लिए है, नहीं बनाना है बार बार, ठीक है। अब ये वाला जो कॉइल है इसको हम S1 मान रहे हैं, और ये वाला जो कॉइल दिख रहा है ना इसको हम मान रहे हैं S2, ठीक है, ठीक है, कोई कष्ट बताओ, ये वाले को S1 और वो वाले को S2। अब देखो इसका यार रेडियस देखना, इसका रेडियस हम ले लेते हैं R1 छोटा वाला का, और ये बड़ा वाला का, बड़ा वाला ये वाला, इसका रेडियस कितना होगा, बड़ा वाला कहाँ बनाए हैं, बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला ना दिख रहा है, ये बड़ा वाला, तो देखो बड़ा वाला का रेडियस कितना है R2, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, अच्छा लिखना अभी बाद में, रुक जाओ। और देखो एक चीज, जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ वो भी है। अरे देखो फॉर्मूला उसमें N1 N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में अलग अलग है, लेकिन लेंथ तो सेम है। अच्छा टर्न्स अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, देख लो वो चीज, 1 2 3, 3 टर्न बनाए हैं, इसमें कितना बनाए, 1 2 3 4, तो टर्न्स अलग अलग है दोनों में, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में अलग अलग है, देखो ना, और इसमें 4 बार, ठीक है, ठीक है ना, हाँ। रेडियस दोनों का अलग अलग, क्योंकि और एरिया दोनों का अलग अलग, दोनों कॉइल का एरिया अलग अलग। कौन है भाई, मम्मी। चलो देखो, अभी हम क्या करेंगे कि एक करंट फ्लो करवाएंगे, किस वाले में से, इस वाले में से, इस वाले में से I1, क्या करंट फ्लो करवाएं I1, और इस I1 ये क्या, ये I1 करंट किस में जाएगा, देखो तो सेकेंडरी वाले में जाएगा, ऐसे ऐसे करके। अच्छा ये सेकेंडरी वाले का कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगा जी। अरे यार देखो ये करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया, तो ये करंट ऐसे है, तो इस करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मान लो यार ये करंट ऐसे है, ऐसे गया, मान लो कि करंट ऐसे गया, देखना ध्यान से, ये I1 ऐसे गया और यहां पर आया, ये करंट ऐसे आया यहां पर पहुंचा। अब ये करंट अगर ऐसे है तो इसमें अंगूठा से कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका आया, I1 का, कहां आया, यहां आया। अच्छा तुम ये बताओ यार कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या वो इसमें भी आएगा, हाँ तुम सुनना ध्यान से, देखो ये कॉइल दिख रहा है बड़ा वाला और ये छोटा वाला, छोटे वाले कॉइल से अगर फील्ड पास करेगा तो क्या वो बड़े वाले में बनेगा, एग्जैक्टली बनेगा। अच्छा कितना बनेगा ये बताओ हमको जरा, मान लो कि इसमें इतना फील्ड लाइंस बन रहा है तो इसमें इतना बनेगा, गलत, इसमें से अगर इतना पास करेगा तो इसमें भी उतना ही बनेगा ना, क्यों, क्योंकि करंट तो इसमें है ना, समझिए उसमें कहां करंट है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे यहां पर पहले फ्लो करवाएंगे I1 करंट, लेट I1 करंट फ्लोज थ्रू किस कॉइल, थ्रू S1, फ्लोज थ्रू S1, और ये करंट कैसा है, विच इज, अरे मतलब S1 के थ्रू I1 फ्लो कर रहा है यार, S1 ये कॉइल, ये छोटा वाला, हाँ S1 किसको बोल रहे हैं, कॉइल को, S1 किसको कह रहे हैं, कॉइल को, विच 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 इज चेंजिंग इन नेचर, I1 कैसा है, चेंजिंग इन नेचर, ठीक है। अच्छा ये I1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, B1, ठीक है। अच्छा ये बताओ यार I1 के वजह से अगर चेंज हो रहा है तो फ्लक्स किस में आएगा, इसमें आएगा, और वो फ्लक्स कैसा होगा, चेंजिंग, तो मान लो कि बढ़ रहा होगा फ्लक्स, तो एक करंट अपने आप यहां पैदा होगा तो कि उसको जो घटाएगा, क्लियर है कि नहीं बात, इंड्यूस करंट I2 फ्लो करेगा इसमें, मान लेते हैं ये S2 है तो इसमें I2 फ्लो करेगा, रिलेट कर रही हो, ठीक। तो ये बताओ यार कि B2 मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, ये तुम बताना, ये I1 करंट की वजह से B2 बन रहा है, B2 बोलते हैं यार सॉरी B1 मैग्नेटिक फील्ड I1 का होगा कि इसका होगा, S2 का, B1 मैग्नेटिक फील्ड मान लो हम लिख रहे हैं तो B1 मैग्नेटिक फील्ड I1 का होगा सिर्फ कि इसका होगा, अरे भकलोल दोनों का होगा, क्योंकि करंट सिर्फ इसी में है तो जो इसका बनेगा वही उसका होगा ना, समझ आया मेरा बात, हाँ। तो ये B1 इस बड़े वाले के लिए भी होगा, छोटे वाले के लिए भी होगा, ठीक है। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखोगी तुम, अच्छा ये सोलिनॉइड है ना, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट Ni, क्लियर है। अच्छा ये करंट कौन सा लोगी,
अरे I1 लोगी क्योंकि I1 के वजह से B1 बन रहा है। अब जो सोलिनॉइड पढ़ भी नहीं किया होगा उसको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स किसका लोगी? अरे नंबर ऑफ टर्न्स भी तो इसी का लोगी ना। अच्छा, ये कौन सा नंबर ऑफ टर्न्स है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ। कितना लोगों को बता दो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को? ठीक है, ठीक है, ठीक, अरे ठीक है, अरे ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ तो इसका भी एल, बड़े वाले का भी और छोटे वाले का भी एल, दोनों का लेंथ कितना है? एल। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। कोई दिक्कत बताओ यहां तक? अच्छा, ठीक है। तो फ्लक्स हम मान लो निकालना चाहते हैं सेकंड वाले का। सर सेकंड वाले का फ्लक्स क्यों निकालना है? सेकंड वाले का क्यों? क्योंकि इंड्यूस करंट किस में पैदा होगा? सेकंड वाले में। तो फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है बताओ? फ्लक्स निकालने का तरीका बताओ क्या? बी ए कॉस थीटा। लेकिन एक मिनट सर, एन से क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी तो है। किसमें? किसमें? सेकेंडरी वाले में। नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्या ले लेंगे? N2। अच्छा, लेकिन ये बताओ यार कि अगर हम निकाल रहे हैं फ्लक्स सेकेंडरी वाले का, सुनना ध्यान से, सेकेंडरी वाले का फ्लक्स निकाल रहे हैं क्योंकि उसी में इंड्यूस करंट आएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी वाले का फ्लक्स निकाल रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे? क्योंकि फर्स्ट में ही तो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बढ़ रहा है। जो कि बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड किसका है? फर्स्ट वाले का। और सेकंड वाले में तो कुछ है ही नहीं। सेकंड वाले तो खखला है, खाली है, तंबूरा, कुछ नहीं। समझ आया मेरी बात? सेकंड वाले में तो कुछ है ही नहीं यार, ये तो कैसे ही खुला है। हाँ, लेकिन ये सुनो है बाबू, है वायर से बंद है ये, इसमें सोचना कि खुला है, इसमें बैटरी है। ठीक है, ये पता होना चाहिए सब। ठीक, अब सुनना मैं ध्यान से। कॉस थीटा कितना होगा? क्यों सर? क्योंकि इसका जो एरिया है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे पास कर रहा है, और इस कॉइल का एरिया वेक्टर भी किधर होगा? सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री। कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। कॉस 0 1 हो जाएगा, तो गया ये। तो अब देखना, आगे देखना। अच्छा, ये φ2 के बारे में हम लोग थोड़ा लिखते हैं। व्हाट इज φ2? फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी। सेकेंडरी मत लिखो यार, फ्लक्स थ्रू S2 लिखोगी ना बाबू। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो φ2 को आगे सॉल्व करो। आगे क्या लिखोगी? N2 को तो N2 रहने दो। B1 को कितना लिखोगी? म्यू नॉट। इधर चला मैं उधर चला, ले जाने कहां मैं किधर चला। क्या कर रही है? देखो, ये φ2 निकाल रहे हैं, B1 का वैल्यू डालना है। तो B1 कितना है? म्यू नॉट N1 का वैल्यू, N1/L। ये एरिया A, तो एरिया को क्या लिखेंगे यहां पर? A। कोई दिक्कत है कहीं पर? बताओ हमको। कौन आई? हाँ, कौन आई? बुलाओ अंदर। I1। ये I1 छूट गया था। कोई कष्ट बताओ, क्या ये φ2 आपको समझ में आया? पक्का? ठीक, तो ये φ2 निकला। अभी थोड़ा और इसको आगे अरेंज करके, हाँ 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 हाँ, इसको लिखेंगे हम लोग थोड़ा सजा करके। म्यू नॉट N1 N2, हाँ N1 N2 A I1/L। क्या इसमें कोई कष्ट है बताओ? ये φ2 आया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दिक्कत है कहीं पर तो बताओ। सर φ2 क्यों निकालना है? क्योंकि प्राइमरी अभी हम किसको माने? प्राइमरी हम किसको माने? तो इंड्यूस करंट किसमें पैदा हुआ? तो फ्लक्स किसका देखना होगा? S2 का। यहां पर फ्लक्स जब निकाल रहे हैं 2 का, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले का क्यों ले रहे हैं? बोलो। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग खाली इसका है, इस भाई का तो कुछ नहीं, खाली तेरे जैसा। समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स। अब बहुत भकलोल लोग एकदम मुंह उठा के आ जाएगा, सर हमको ये बताइए कि यहां आप नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का क्यों ले रहे हैं? अरे भकलोल, सेकेंडरी का फ्लक्स कितना है वो देखना है, तो टर्न्स तो सेकेंडरी का ही लेगा ना। ये तो मजबूरी है B1 लेना, कहे कि B1 है यहां पर। अच्छा, एरिया किसका है यार? ये एरिया किसका है भाई साहब? सेकेंडरी का, क्योंकि फ्लक्स जिसका निकाल, देखो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। तो तुमको फ्लक्स किसका देखना है? सेकेंडरी का, तो एरिया किसका लोगी? चलो अब तुम हमको ये बताना, क्या सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल का एरिया सेम है? क्या सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल का एरिया सेम है? सोच के बताओ, सोच के बताओ। एक बड़ा है एक छोटे, लेकिन सुनो, इसका जितना फील्ड बन रहा है इसमें भी तो वही बन रहा है। मजबूरी यार, देखो जितना फील्ड लाइन इससे पास कर रहा होगा उतना ही फील्ड लाइन बड़े वाले से भी। क्यों? क्योंकि फील्ड बड़े वाले का तो है ही नहीं, उसका तो औकात ही नहीं फील्ड बनाने का। जो फील्ड बन रहा है वो तो I1 का ही बन रहा है ना। नहीं समझ में आया? तो यानी कि एरिया किसका लेंगे हम? किसका एरिया लेंगे?
छोटे वाले का लेने वाले से बड़े वाले का, लेकिन रुको, लेने वाले से बड़े वाले का, लेकिन छोटे वाले का क्यों ले रहे हैं, फिर से बताते हैं। क्योंकि बड़े वाले का एरिया में तो फील्ड है पास नहीं कर रहा है। देखो तो ये एरिया जो हम ले रहे हैं यहां पर लिखते हैं एक बार, ये बड़ा जरूरी है। एरिया ऑफ क्या, ये किसका एरिया ये है, हाँ S1, एरिया ऑफ S1। अच्छा तो मतलब सर तो हम लोग ऐसा करते हैं ना सर, इसको A1 ले लेते हैं और उसका A2 ले लेते हैं। जरूरत ही नहीं है भाई साहब, A1 A2 लेने का जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत A1 A2 लेने का, देखना तुम जब हम जाएंगे ना। अच्छा तुम यहां पर एक चीज देख रही हो, यहां पर तुम एक चीज देखना, करंट ये किसका है, I1 करंट है, और I1 को ही अभी हम चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट अभी हम दोबारा से इस डेरिवेशन को करेंगे और फिर किसको चेंज करेंगे, I2 को, तब भी एरिया A ही लेंगे। मतलब एरिया A1 A2 लेना ही नहीं, क्यों नहीं लेना समझा देंगे अभी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। बाकी तुमको ये समझ में आया कि यहां A क्यों लिया जा रहा है। अरे फ्लक्स यहां 2 का लेते हैं, ठीक है सही है, लेकिन सेकंड वाले में तो पूरा में फ्लक्स पास कर रहा है क्या, नहीं, सेकंड वाले का खाली इसी एरिया से फ्लक्स पास कर रहा है ना, इसलिए दोनों को ऐसे मैगी बना दिया, दोनों को ओवरलैप पर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो ये तुम्हारा आया ये सेकंड इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना है, एक लाइन में डेरिवेशन हो जाएगा। तो फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एम का फॉर्मूला बोल, फ्लक्स क्यों, हमको तो म्यूचुअल इंडक्शन निकालना था, फ्लक्स क्यों निकाल रहे तब, हमको तो म्यूचुअल इंडक्शन निकालना था, फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं। एम का फॉर्मूला क्या होता है, अरे एम का फॉर्मूला क्या होता है, फाई, बोलो, एम का फॉर्मूला नहीं, मतलब फाई का फॉर्मूला क्या होता है, एम आई होता है। तो यहां पर अगर एम निकालना है तो आई और फाई चाहिए ना, इसलिए फाई निकाल रहे हैं, क्लियर है। हाँ तो ये आई को नीचे भेज देंगे तो एम निकल जाएगा, समझ रही हो, फाई क्यों निकाले पहले, ताकि ये आई को नीचे भेजे और एम निकाल ले हम इजीली, क्लियर है, पक्का पक्का। चल ठीक, तो इसको लिख पहले यहां तक, बस एक स्टेप करना है, डेरिवेशन खत्म, लिख ले इसको। ये ए वाला बहुत लोग को नहीं समझ में आता, ए क्यों लिखे। हाँ अब एक चीज पे ध्यान देना तुम लोग, चलो देखो यहां पर, चलो देखो अब हमको क्या निकालेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ। अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में हो रहा है, फर्स्ट की वजह से सेकंड में या सेकंड की वजह से फर्स्ट में, फर्स्ट की वजह से सेकंड में या सेकंड की वजह से फर्स्ट में, फर्स्ट की वजह से सेकंड में। तो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो फिजिक्स में कैसे लिखते हैं उसको, M21 कैसे लिखते हैं फिजिक्स में, M21 लिखते हैं कि नहीं बताओ। अच्छा इसका म्यूचुअल इंडक्शन निकालोगी तो फाई बराबर क्या पढ़ी हो, MI, ठीक है। इसको कहती हो तुम क्या, इसको फ्लक्स किसका लेती हो, ये करंट प्राइमरी का। तो यहां पर फ्लक्स तुम लोगी, ये सेकेंडरी कौन हुआ बताओ, तो इसमें सेकेंडरी कौन हुआ, क्या ये सेकेंडरी हुआ इसके इसमें, तो यानी कि फ्लक्स क्या लिखोगी यहां पर, φ2 लिखोगी। अरे काहे कि सेकेंडरी को S2 मानी हो तो φ2, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो M ही रहेगा, ठीक है। अच्छा यहां पर M क्या लिख लोगी, 2-1, कोई दिक्कत। करंट प्राइमरी का, प्राइमरी का करंट कितना है, I1। क्या ये फर्स्ट वाला कॉइल प्राइमरी के जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है यार बताओ, कि डाउट है बताओ, पक्का क्लियर है ना, कि डाउट है, नहीं क्लियर है। देखो यहां पर जब तुम फ्लक्स निकाल रही हो सेकेंडरी के थ्रू क्यों निकाल रही हो फ्लक्स, सेकेंडरी, क्योंकि देखो ये सेकेंडरी के थ्रू इसलिए निकाल रही हो क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो सेकेंडरी में ही आएगा ना, क्योंकि इसका करंट जो है वो चेंजिंग है। अच्छा क्या इसमें कोई करंट है यार, क्या इसका तो अपना कोई करंट नहीं है। तो जब तुम फ्लक्स सेकेंडरी का निकालती हो तो सेकेंडरी में फ्लक्स कौन बनाता है, प्राइमरी बनाता है ना। कैसे बनाता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड से, और प्राइमरी वाले में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, उसका करंट की वजह से। तो इसलिए करंट यहां पर किसका लिए, प्राइमरी का, लेकिन फ्लक्स किस में बना, नहीं समझ में आया। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्यों लिख रहे हैं, ऐसा, क्योंकि सेकंड वाला कॉइल में फर्स्ट के वजह से क्या बन रहा है, म्यूचुअल। क्यों सेकंड वाले में बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाले का करंट चेंजिंग है, जिसकी वजह से सेकंड वाले में एक बैटरी पैदा हो रहा है ईएमएफ। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का एकदम ठीक। तो M21 को तुम डायरेक्टली क्या लिखोगी, φ2/I1। देखो बाबू हम तुमको यहां पर समझाएंगे क्यों ऐसा लिखेंगे, इसके हेल्प से, जो पीछे समझाए थे उसके हेल्प से। φ2 कितना निकाली हो, देखो तो φ2 ये निकाली हो, तो φ2 लिखोगी μ0 N1 N2 A I1, और नीचे में क्या होगा बताओ, I1 होगा। अच्छा कुछ छूट गया क्या, L छूट गया, तो L लिख देते हैं, कोई दिक्कत बताओ। I1 से I1 मर गया, कितना आया, M21 कितना आया, अरे बोलिए कितना आया, बोलिए, इसको मिटा दें, कितना आएगा बोलो। क्या यही फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो बोलो कि सर मतलब कि ये दो कॉइल होता है, हाँ दो होता है, दो का जरूरी है ना, म्यूचुअल दो। अब उल्टा करेंगे बाबू, सर उल्टा क्या करिएगा, ये तो किसका निकला, सेकंड पे फर्स्ट की वजह से, मतलब फर्स्ट पे सेकंड पे फर्स्ट की वजह से, ठीक। अब हम इसको जज्बात बदल देंगे, अब ये बैटरी को यहां से उखाड़ेंगे और कहां लगा देंगे,
अच्छा इसमें रियोस्टैट है रे, ये पगलाना मत, रियोस्टैट है इसमें, रियोस्टैट था ठीक। अब हम ये बैटरी को उखाड़ेंगे और यहां लगा देंगे, और अब फर्स्ट पे देखेंगे किसके वजह से, सेकंड की वजह से। और सेकंड वाले का करंट क्या होगा, वेरिंग। इस बार जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो भी बलिदान होगा, वो सेकंड वाले का होगा, किसके ऊपर होगा, फर्स्ट वाले के ऊपर। और जो फॉर्मूला में M21 आया उसको क्या लिखोगी, और सेम टू सेम यही आएगा, म्यू नॉट N1 N2 A/L। क्या यहां पर तुमको कहीं पर फर्क दिख रहा है यार कि कौन सा, अगर इसको छुपा दे तो पता चलेगा ये सेकंड का है कि फर्स्ट का है, मतलब कौन किस पे एहसान किया मालूम चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसीलिए ना म्यूचुअल इंडक्टेंस को M12 M21 नहीं M लिखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि कौन किस पे एहसान किया ये मालूम चलेगा, और लिखेंगे इस बात को हम लोग। चलो तुम लोग यहां तक लिख ली, अब इसी डेरिवेशन को पलट करके यहां तक, ठीक है लिखो इसको जल्दी से, फिर इसी डेरिवेशन, ये पहला ये कितना एक्सप्रेशन हुआ, इक्वेशन नंबर 3 हुआ, ये एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन इसी को पलट के भी लिखना है। चलो देखो नेक्स्ट, अभी हम लोग क्या करेंगे कि अब बैटरी को कहां लगाएंगे, डेरिवेशन में आगे बढ़ रहा है, डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ, अब बैटरी को कहां लगाएंगे, देखो यहां ये बैटरी लग गया, और यहां पर क्या रहेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस बार I1 नहीं फ्लो करेगा, इसमें क्या फ्लो करेगा, क्या फ्लो करेगा, I2। तो तुम चाहो तो दूसरा डायग्राम बना लो, या तो तुम एक ही डायग्राम में I1 I2 दोनों दिखा दो, क्लियर है। अब लिखोगे क्या, नाउ I2 करंट इज चेंज्ड करेंगे ना, उसको बदलेंगे उसको समय के साथ, है ना। तो अगर I2 चेंज करेगा तो I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 कितना बनेगा बताओ। क्या इस बार कोई B1 मैग्नेटिक फील्ड होगा यार, अभी तक तो नहीं, लेकिन आएगा ना B1 इंड्यूस होगा, लेकिन अभी मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा। अच्छा एक बात बताओ यार, B2 इसमें बन रहा है, चलो तुम लोग ये बताना यार हमको, B2 इसमें बन रहा है, यहां देख बकलोल, B2 इसमें बन रहा है, तो इसमें भी कितना बनेगा B2, क्योंकि उसका औकात ही बड़ा है क्या, और नहीं जितना इसमें उतना ही इसमें भी, इसका तो औकात ही देख भाई, इसका औकात ही नहीं छोटा सा है। तो मान ले इसे 10 फील्ड पास कर रहा है, तो इससे कितना पास करेगा, कम से कम 5 पास करेगा, ये ज्यादा स्ट्रेंथ का फील्ड होगा, उसमें नहीं होगा, क्लियर है मेरी बात। तो अभी देखना ध्यान से। अच्छा एक चीज ना, ये बेचारा लॉस कर दे रहा है, सर लॉस क्या कर रहा है, ये तुम देख रही हो ये वाला पार्ट, उसको हम लोग एनुलस भी बोलते हैं। एनुलस यानी कि जहां पर फील्ड इसमें इंड्यूस नहीं हो पा रहा जो एरिया की वजह से, क्लियर है मेरी बात क्या बोल रहे हैं। तो एनुलस वाला जो एरिया है वो बेकार का चल जा रहा है। अभी तुम देखना B2 को हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट N1 ना N2, और लेंथ म्यू नॉट N, करंट क्या लिखोगी I2, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, अरे 4 ना होगा बालक, वही डेरिवेशन कंटिन्यू हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसका है। अच्छा देखो नाउ फ्लक्स इन S1 ड्यू टू S2 इज चेंजिंग फ्लक्स होगा ना, विच इज गिवन बाई, तो S1 का फ्लक्स को क्या लिखोगी φ1, नंबर ऑफ टर्न्स कितना लोगी उसका S1 का N1, मैग्नेटिक फील्ड क्या लोगी उसका B2, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज B2, ठीक है। अच्छा एरिया क्या लोगी यार इसका, एरिया A1 नहीं लोगी, एरिया A1 नहीं लोगी, क्यों नहीं लोगी, एरिया ऑफ कॉइल को हम A लिए थे, याद करो पीछे यहां पर लिखे थे S1 एरिया ऑफ कॉइल A। अरे यार इसका A एरिया से ही पास कर रहा होगा ना फील्ड, और पिछले भी केस में A एरिया से ही फील्ड पास कर रहा था। तुम देखो यार यहां पर ध्यान दो, जब हम लोग φ2 निकाल रहे थे, तुम देखना यहां पर जब हम लोग φ2 निकाल रहे थे, तो φ2 निकाल रहे थे तो एरिया कितना ले रहे थे, क्योंकि φ2 का मतलब ये बड़ा वाला, लेकिन बड़ा वाला में उतना ही फील्ड पास कर रहा था जितना छोटा वाला में, क्यों, क्योंकि जो बड़ा वाला जो है उसका अपना फील्ड था पिछले वाले केस में, किसका था, छोटा वाला का, तो एरिया छोटा वाला का लेना पड़ रहा था मजबूरी में। हालांकि एरिया हमको बड़ा वाले का लेना चाहिए था, लेकिन कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि बड़ा वाला का जो है ये पार्ट तो बच जा रहा था ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें उल्टा ये हो रहा है कि ये वाला जो है बेचारा इस पार्ट को ले ही नहीं पा रहा है। क्या यहां पर फील्ड नहीं है बताओ तो, क्या यहां पर फील्ड है, पिछले वाले में यहां पर फील्ड था नहीं, इस बार इसमें फील्ड है, लेकिन ये बेचारा मजबूरी में नहीं ले पा रहा है। तो इसलिए फ्लक्स हम किस फ्लक्स जब निकालेंगे फर्स्ट वाले का, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले का एरिया लेंगे। देखो जब हम लोग φ2 निकालेंगे तो क्या लिख रहे थे बताओ तो, N2 B1 A1 मान लो एरिया, यहां भी क्या लिखोगी, पिछले वाले केस में मजबूरी में A1 लिख रहे थे, मजबूरी में A1 क्यों लिख रहे थे, क्योंकि इस रीजन में तो फील्ड था ही नहीं,
और इस वाले रीजन में फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं? फर्स्ट वाले का। तो इसलिए एरिया किसका लेंगे? फर्स्ट वाले का ही। पिछले वाले में मजबूरी था A1 लेने, लेकिन यहां पर क्या मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, फ्लक्स फर्स्ट वाले का निकाल रहे हैं तो एरिया भी फर्स्ट वाले का लेंगे। पिछले वाले केस में फ्लक्स सेकंड वाले का निकाल रहे थे, लेकिन एरिया मजबूरी में किसका लेने पड़ रहा था? फर्स्ट वाले का, क्योंकि सेकंड वाले का तो इस रीजन में फील्ड था ही नहीं आया समझ में? पिछले वाले केस में इस रीजन में फील्ड था ही नहीं, ठीक है। इस बार इस रीजन में फील्ड है, लेकिन हम फ्लक्स किसका निकालने में इंटरेस्टेड है? इस वाले का। समझ में आया मेरा बात क्या बोल रहे हैं? इसीलिए एरिया A1 A2 हम ले ही नहीं रहे, हम एरिया को कितना ले रहे हैं? ए, क्योंकि हमको हमेशा किसका जरूरत पड़ेगा? इस वाले का। समझ में आया? नहीं आया तो वीडियो दोबारा रिमाइंड करके देख लो। तो यहां तो एरिया ए हुआ, ठीक है। अब ये N1 को N1 लिखेंगे, B2 क्या लिखेंगे बताओ? म्यू नॉट। अच्छा N2 क्या लिखेंगे बाबू? चलो N2 हम यहां लिख दे रहे हैं, ऐसे लिखोगी। अच्छा लेंथ दोनों का सेम है, ये देखना, ये बड़े वाले का भी छोटे वाले का भी लेंथ दोनों सेम लेंथ पे ही घुसा हुआ है ना, दोनों सेम लेंथ पे ही घुसा हुआ है, ठीक। अब म्यू नॉट N2 को लिखोगी तुम बताओ क्या? N2 बाई L। और कुछ I2 और कुछ A। एरिया A क्यों ले रहे हैं? क्लियर है कि नहीं बताओ? पक्का? ठीक। तो यहां से φ1 जब निकालेंगे तो लिखेंगे उसको म्यू नॉट N1 N2, ठीक है। लिख रहे हैं ले, ठीक है। अब तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बोलो, किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे निकाल रही हो? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। अरे क्योंकि करंट किस में ली हो? सेकंड वाले में। तो यानी कि M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। क्या लिखोगी बताओ? फ्लक्स ऑफ फर्स्ट बाई करंट ऑफ सेकंड। अरे भाई करंट तो सेकंड का होगा ना, कि फर्स्ट का होगा? सेकंड वाले का, ठीक है। φ1 क्या लिखोगे बोलो? हम तोड़ गए I2 और यहां क्या होगा? L। I2 से I2 कैंसिल, कितना आया बताओ? म्यू नॉट N1 N2 A बाई, क्या दोनों सेम आया? तो इस डेरिवेशन में एक बड़ा गजब चीज, इससे मतलब ही नहीं कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी, ठीक है। कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी से, क्योंकि दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। अगर ऐसा होता कि सेकेंडरी का लेंथ बड़ा हो जाता तब आंसर अलग अलग होता, वहां L1 लिखना पड़ता, इसमें L2 अलग अलग करना पड़ता, लेकिन क्योंकि दोनों का लेंथ सेम ले लिए इसलिए बात सेम बन गया। तो ये डेरिवेशन सबसे अलग है, मतलब उस मामले में। अगर अलग अलग लेंथ क्यों नहीं लिए सर अलग अलग लेंथ क्यों नहीं लिए? क्योंकि डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता, ठीक है। अच्छा ये म्यूचुअल M12 का भी उतना ही है, M21 का भी उतना है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं M12 बराबर M21 बराबर M है? तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन कितना, इसको कितना इक्वेशन मानेंगे बोलो? ये हो गया तुम्हारा, इसको मान लेते हैं हम लोग 5, तो ये जो आया इसको मान लेंगे 6। अब हम लोग किसको किसको कंपेयर करेंगे? तुम लिखिए, यहां तक तुम लोग लिख लो आराम से। इसको 6th मान रहे, ठीक है। ये वाला जो आया इसको 6th मान रहे। अब तुम याद कर, अच्छा ये बताओ कि M21 कितना आया था? M21 को कितना इक्वेशन लिए थे हम लोग? हाँ 3 लिए थे ना, तो 3 और 6 को कंपेयर कर लेंगे आप, ठीक है। चलो लिखो इसको जल्दी से। चलो देखो अभी नेक्स्ट, यहां पर हम लोग कंपेयरिंग कौन कौन सा इक्वेशन? 3 and 6। क्या मिलेगा? M12 is equal to M21 is equal to mu naught N1 N2 A by L, ठीक है। और ये सब को हम बोल सकते हैं M, where M is mutual इंडक्टेंस। हैशटैग एक और जरूरी बात, इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी मतलब जो उससे आ रहा है वही इससे आ रहा है, ठीक है। हाँ, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी पता नहीं क्या होता है, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, ठीक है। थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी मतलब रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे का, ठीक है। और इस क्यों ऐसा कह रहे हैं? बिकॉज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, the primary and secondary coil observation is same for both।
तुम चाहो तो जिसको भी प्राइमरी मान लो, तुम चाहो तो जिसको भी सेकेंडरी मान लो, पलट के देख लो, दोनों सेम आंसर देगा। लेकिन इस डेरिवेशन में क्योंकि दोनों का लेंथ क्या लिए हम, सेम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो ये तुम्हारा हुआ। अब किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो तुम कर लोगी ना, किस पे डिपेंड करता है, म्यू आर पे। क्या इस फॉर्मूला को थोड़ा और हम लोग बढ़ा के लिख लें, m बराबर म्यू आर, बहुत लोग नहीं जानता है, म्यू आर म्यू नॉट n1 n2 a बाई l, ये फाइनल फॉर्मूला होगा। म्यू आर इसलिए क्योंकि देखो तो यानी कि तुम कहोगी हाँ इसमें म्यू आर को 1 डाल दिए तब ना म्यू आर गायब हो गया, 1000 डालोगी तो m बढ़ जाएगा। यानी कि तुम कहोगी कि जो m है वो n1 पे डिपेंड करता है, गलत। m जो है वो n1 n2 दोनों के प्रोपोर्शनल, m जो है वो एरिया ऑफ कॉइल के प्रोपोर्शनल, m जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि लेंथ को नहीं खींचना है, लेंथ को कुछ करना ही ना, इनवर्सली डायरेक्टली कुछ नहीं, लेंथ को चेंज नहीं करना है, लेंथ जितना है उतना ही रहने देना है। मान ले तो इसको खींच दी, तब से जो गोल मटोल है बिगड़ जाएगा। मान लिया ऐसे गोल मटोल है, इसको तो ऐसे खींच दी, तब तो ये बचेगा ही नहीं, इसे तो खींचना नहीं है उसको, जो ऐसा है वैसे गोल वैसे रहने देना। तो हम लोग यहाँ पर इसके अंदर लिख लेते हैं, चलो ऊपर में मिटा के लिख दें, ये वाला तो लिखी होगी ना तुम लोग, चलो ऊपर में मिटा के लिख देते हैं लास्ट, टाइम इज नॉट देयर। तो फैक्टर्स क्या आया बता ही देते, फिर इसको और डिस्कस करेंगे यार, फैक्टर्स को मन नहीं माना। तो पहला आया कि जो m है वो प्रोपोर्शनल है n1 n2 के, दूसरा आया जो m है वो प्रोपोर्शनल है एरिया के, तीसरा क्या होगा कि जो m है वो प्रोपोर्शनल है म्यू आर के। इसमें देखना है n1 n2 दोनों के प्रोपोर्शनल, l का भी वैसे ही था ना कुछ कुछ। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, बाय बाय। वीडियो में कमेंट करके जाना।